नोयर एक ऐसा लूजर टाइप लड़का है जिसकी नौकरी छूट चुकी है और अब वो अपनी सोई हुई ताकत को जगाने के लिए एक डंजन में जाने का फैसला करता है। सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर बनने के लिए। असल में ये सब तब शुरू होता है जब बैरन का तीसरा बेटा नोयर हाई स्कूल के बाद पढ़ाई आगे बढ़ाने के बजाय काम पकड़ लेता है। काम के पहले ही दिन की तैयारी करते हुए वो बैठक में दाखिल होता है और देखता है कि उसके पिता घुटनों के बल बैठे हैं और उसकी माँ के चेहरे पर साफ टेंशन झलक रही है। नोयर को पता चलता है कि विस्काउंट के बेटे ने उसकी जगह ले ली है और अब वो लाइब्रेरी में काम नहीं करेगा। नौकरी जाने के बाद नोयर बताता है कि वो बैरोनेट वर्ग से है, जो समाज के सबसे निचले सोशल टियर्स में गिना जाता है। तभी उसकी बहन वहां पहुंचती है, गुस्से से भरी हुई, और जो कुछ उसके साथ हुआ है उससे नाराज होकर उसे कसकर गले लगा लेती है। वो नोयर को हीरो एकेडमी में एडमिशन लेने का सुझाव देती है और भरोसा दिलाती है कि अगर वो फेल भी हो गया तो भी वो उसके साथ खड़ी रहेगी। वो समझाती है कि एकेडमी से ग्रेजुएट होने वालों को हंटर या नाइट बनने का मौका मिलता है, जिससे उसका फ्यूचर सुरक्षित हो सकता है। भले ही नोयर को एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में शक हो, उसकी बहन उसे लगातार मोटिवेट करती रहती है और आखिरकार नोयर मान जाता है। कुछ समय बाद जब नोयर सड़क पर टहल रहा होता है तो उसकी मुलाकात ड्यूक की बेटी और बचपन की दोस्त एम्मा से होती है। एम्मा भले ही एक अमीर परिवार से आती हो, लेकिन उनके माता पिता पुराने दोस्त रहे हैं, इसलिए दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। एम्मा खुशी खुशी बताती है कि आज नोयर के साथ लाइब्रेरियन के तौर पर उसका दिन कितना अमेजिंग रहने वाला है। लेकिन जैसे ही नोयर बताता है कि विस्काउंट के बेटे की वजह से वो अब लाइब्रेरी में काम नहीं करेगा, एम्मा का चेहरा उतर जाता है। वो इसलिए निराश होती है क्योंकि वो उसके साथ काम करने को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। उसने तो नोयर की अनोखी क्षमता से जुड़ी एक अच्छी खबर शेयर करने की सोची थी। तभी नोयर खुलासा करता है कि उसके पास ग्रेट सेज की शक्ति है। इस खास क्षमता की वजह से वो एक ऐसे बुजुर्ग को बुला सकता है जिसके पास दुनिया का अपार नॉलेज है, और यही उसकी सबसे अजीब ताकत है। वो बताता है कि उसके माता पिता को चर्च में इस शक्ति के बारे में पता चला था तो वे बहुत खुश हुए थे। लेकिन नोयर ये भी मानता है कि वो इस शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ग्रेट सेज से सवाल पूछते ही उसे भयानक सिरदर्द होने लगता है। यहाँ तक कि आज बारिश होगी या धूप जैसे मामूली सवाल भी उसे असहनीय हेडेक दे देते हैं। ये सुनकर एम्मा एक किताब में पढ़ी बात याद करती है। उसमें लिखा था कि आखिरी ग्रेट सेज को जब ऐसे माइग्रेन होते थे तो वो अपनी सारी पत्नियों को इकट्ठा करके उन्हें चूमता था, क्योंकि इससे उसे राहत मिलती थी। नोयर ग्रेट सेज को बुलाता है, सेज प्रकट होते हैं और नोयर उनसे खुद को मजबूत बनाने और हीरो एकेडमी की एंट्रेंस परीक्षा पास करने का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं। सेज उसे दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 15,000 मीटर दूर एक गुप्त तहखाने का लोकेशन बताते हैं। जैसे ही सेज डंजन के बारे में और डिटेल देने लगते हैं, अचानक मंत्र टूट जाता है और वे गायब हो जाते हैं। नोयर का सिर फिर से दर्द से फटने लगता है। बिना समय गवाए एम्मा समाधान सुझाती है और उसे एक बार फिर चूमने को कहती है। सीन बदलता है और अब नोयर गुफा के बाहर खड़ा है, पूरी तरह मिशन रेडी। उसने अपने पिता की तलवार उधार ली हुई है। जैसे जैसे वो गुफा के अंदर उतरता है उसे एक विशाल दरवाजा दिखता है, जिसे वो सेज द्वारा बताए गए मंत्र से आसानी से खोल लेता है। अंदर बढ़ते हुए उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जो जंजीरों में बंधी हुई है, और वही उसे इस होल तक लाई थी। टेलीपैथी के जरिए वो नोयर से अपना सिर छूने को कहती है। जैसे ही वो ऐसा करता है, दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है और नोयर को पता चलता है कि उसका नाम ओलिविया सर्वेंटे है। ओलिविया बताती है कि वो इस डंजन में इसलिए फंसी है क्योंकि वो अकेले अंदर आई थी और उसका सामना एक राक्षस से हो गया था। राक्षस को मारते ही एक ट्रैप एक्टिवेट हुआ और तभी से, यानी लगभग 200 सालों से, वो कैद है। ये सुनकर नोयर हैरान रह जाता है और उसे आज़ाद करना चाहता है, लेकिन ओलिविया उसे रोकती है और बताती है कि ये जंजीरें खास है, अगर इन्हें तोड़ा गया तो उसकी जान चली जाएगी। फिर भी वो बताती है कि उसने नोयर को इसलिए बुलाया क्योंकि वो बेहद अकेली थी और किसी से बात करना चाहती थी। इसके बाद वो नोयर से अपना माथा उसके माथे से लगाने को कहती है ताकि वो अपनी सारी शक्तियां उसे दे सके, क्योंकि जंजीरों में बंधी होने के कारण वो खुद उनका इस्तेमाल नहीं कर सकती। अपनी शक्तियां सौंपने के बाद ओलिविया कहती है कि अब नोयर उसे अपना मास्टर कह सकता है। वो समझाती है कि इन नई ताकतों के साथ नोयर यूनिक कैपेबिलिटीज बना सकता है और उन्हें अपनी रचनाओं के जरिए दूसरों को दे सकता है। साथ ही उसके पास एडिटिंग स्किल भी है, जिससे वो अपनी या किसी और की कैपेबिलिटीज को मॉडिफाई कर सकता है। हालांकि ओलिविया उसे चेतावनी देती है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। हर कैपेबिलिटी के लिए लाइफ पॉइंट्स यानी एलपी चाहिए होते हैं, और जितनी ताकतवर कैपेबिलिटी होगी उतने ही ज़्यादा एलपी खर्च होंगे। ओलिविया बताती है कि नोयर वे काम करके एलपी कमा सकता है जिनसे उसे सच में मजा आता है, जैसे किसी पसंदीदा इंसान के साथ अपनी इच्छाएं पूरी करना, लजीज खाना एंजॉय करना, या पैसा कमाकर और खर्च करके संतुष्टि पाना। वो उसे सिखाती है कि बचे हुए एलपी कैसे चेक करने हैं और अपनी क्रिएशन एबिलिटी कैसे यूज करनी है।
नोइर सफलतापूर्वक अपनी पहली चीज बनाता है और हवा में मौजूद धूल को सघन करके पत्थर की गोलियां चलाना सीख लेता है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद नॉयर पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो जाता है और उसे एहसास होता है कि अब उसे अपने लाइफ पॉइंट्स वापस बढ़ाने का कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। एक सीन में नॉयर अपनी बहन की गोद में लेटा हुआ दिखाया जाता है, जहां वो उससे गले लगाने की रिक्वेस्ट करता है और उसी पल उसके लाइफ पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। अगले दिन नॉयर पार्क में एमा से मिलता है और एलपी बढ़ाने के इरादे से उससे भी गले लगाने की बात करता है। यहीं से नॉयर को वो पल याद आता है जब उसने अकेडमी की परीक्षा पास करने के लिए ओलिविया से एक मंत्र सिखाने को कहा था। ओलिविया उसे एनालिटिकल आई की शक्ति दिखाती है और नॉयर उसी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए एमा की क्षमताओं को चेक करता है। बातचीत के दौरान एमा बताती है कि उसके दिल के भारी आकार की वजह से उसकी गर्दन में लगातार दर्द रहता है। अपनी क्रिएशन पावर को आजमाने का मौका देखकर नॉयर एमा के दिल का आकार छोटा कर देता है, लेकिन ये चेंज एमा को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह उससे तुरंत पहले जैसा करने को कहती है। मजबूरन नॉयर को अपनी एडिटिंग स्किल का इस्तेमाल करना पड़ता है और अपनी कीमती एलपी खर्च हो जाने पर उसे हल्का सा रिग्रेट भी होता है। इसके बाद नॉयर खुद को हीरो अकेडमी के पहले दिन में पाता है। उसे तुरंत महसूस होता है कि वो चारों तरफ ऐसे लड़कों और विस्काउंट से घिरा है जो उसे सिर्फ इसलिए नीचा समझते हैं क्योंकि वह एक साधारण बैरोनेट है। नतीजा ये निकलता है कि कोई भी उसके साथ पहले मिशन में शामिल नहीं होना चाहता, जिसमें राक्षसों से जुड़ी सामग्री इकट्ठा करनी थी। नॉयर उदास खड़ा होता है, तभी एमा वहां आती है और उसकी टीममेट बनने का ऑफर देती है। वो बताती है कि उसने सिर्फ नॉयर के साथ रहने के लिए लाइब्रेरी की नौकरी तक छोड़ दी है। थोड़ी देर बाद लीनार ब्लंट नाम की एक लड़की भी टीम बनाने की इच्छा जताती है। हालांकि नॉयर की नीची सोशल स्टेटस की वजह से उसके मन में अभी भी थोड़ी नफरत बनी रहती है। प्रोफेसर सभी छात्रों को बताते हैं कि राक्षस सामग्री जमा करने के लिए उनके पास अगली सुबह तक का समय है। ज्यादातर छात्र चीजें खरीद कर ट्रैप लगाने की प्लानिंग करते हैं, जिससे अमीर छात्रों को साफ फायदा होता है। लीनार अलग अलग काम करने का सुझाव देती है। तभी नॉयर एक नया आइडिया सामने रखता है। वह कहता है कि क्यों ना वे फिर से काल दुखड़ी जाएं और अंदर मौजूद राक्षसों को सीधे हराकर सामग्री इकट्ठा करें। सीन कट होता है और नॉयर का सामना होता है डेड रीपर से, एक लेवल 99 के खतरनाक राक्षस से, जबकि खुद नॉयर सिर्फ लेवल 23 पर है। डेड रीपर दरांती से हमला करता है और नॉयर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास पर्याप्त एलपी ही नहीं है। अपनी कमजोर ताकत से डेड रीपर को कुछ पल रोकने के बाद नॉयर की सारी एनर्जी खत्म होने लगती है और वह घुटनों के बल गिर जाता है। लेकिन आखिरी कोशिश में वह एक पत्थर की गोली बनाता है और उसे सीधे डेड रीपर की छाती में दाग देता है। इसी एक बार में राक्षस गिर जाता है और नॉयर का लेवल उछलकर 33 हो जाता है। अगले दिन प्रोफेसर एंट्रेंस एग्जाम की टॉप 3 टीमों के नतीजे घोषित करने वाले होते हैं। नॉयर को याद आता है कि उसने मास्टर ओलिविया से पूछा था कि क्या डेड रीपर को मारना परीक्षा पास करने के लिए काफ़ी है, और उन्होंने हाँ कहा था। प्रोफेसर पहले, दूसरे और तीसरे स्थान की टीमों के नाम बताते हैं और फिर ऐलान करते हैं कि नॉयर की टीम ने दूसरे नंबर वाली टीम से 10 गुना ज़्यादा पॉइंट्स लेकर परीक्षा जीत ली है। नॉयर, एमा और लीनार अपनी इस अनएक्सपेक्टेड जीत से पूरी तरह शॉक में होते हैं। प्रोफेसर बताते हैं कि डेड रीपर की खोपड़ी लाकर उन्होंने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि अकेडमी के इतिहास में अपना नाम भी दर्ज करा लिया। घर पर नॉयर का परिवार ये खबर सुनकर बेहद खुश होता है, लेकिन खुशी तब फीकी पड़ जाती है जब उन्हें स्कूल की भारी फीस 3 लाख रियल का पता चलता है। नॉयर खुद भी अनश्योर हो जाता है कि वे ये रकम कैसे जुटाएंगे। सीन बदलता है और नॉयर फीस के बारे में बात करने के लिए काल दुखड़ी में अपनी मालकिन से मिलने जाता है। मास्टर ओलिविया उसे सलाह देती हैं कि वह राक्षसों को मारकर और उनकी सामग्री बेचकर पैसा कमा सकता है। नॉयर हिचकिचाता है क्योंकि परीक्षा के दौरान हुई घटना के बाद वह और ज्यादा अटेंशन नहीं चाहता। उसे याद आता है कि उसने लीनार से कहा था कि डेड रीपर को हराने का क्रेडिट वही ले ले, क्योंकि काउंट की बेटी को पहचान मिलना आसान है, बजाय एक बैरोनेट के जिसे लोग अक्सर बेकार समझते हैं। नॉयर अपने गुरु को बताता है कि उसने अपनी मेहनत का सारा श्रेय अपने क्लासमेट को दे दिया। ओलिविया शांत आवाज में कहती हैं कि इस हालात में पैसा कमाने का बस एक ही तरीका है, एडवेंचरस गिल्ड ज्वाइन करना। कुछ देर बाद नॉयर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए महल पहुंचता है और वहां रिसेप्शनिस्ट लोला से मिलता है। लोला उसे अलग अलग तरह के एडवेंचरर्स के बारे में बताती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन इकट्ठा करते हैं, कुछ राक्षसों का शिकार करते हैं और कुछ एक्सप्लोर करते हैं। हर एडवेंचरर को एक रैंक दी जाती है, जिसके हिसाब से उनके मिशंस और कमाई तय होती है। लोला उसे भरोसा दिलाती है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसकी रैंक जल्दी ऊपर जा सकती है। वो उसे अपनी एबिलिटीज लिखने के लिए कागज देती है, लेकिन नॉयर घबरा जाता है। लोला उसे रीएश्योर करती है कि उसकी जानकारी गिल्ड के अंदर ही सीक्रेट रहेगी। इसी बीच लोला की मीठी खुशबू से नॉयर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हालांकि लोला को शक होने लगता है कि शायद वह अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोल रहा है।
वो बताती है कि जिस गिल्ड में वे हैं उसका नाम ओडिन गिल्ड है, वही गिल्ड जिसमें कभी ओलिविया सर्वेंटी भी शामिल थी। नॉयर अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाता और तुरंत पूछ बैठता है कि क्या वह उसके गुरु की बात कर रही है, और अगले ही पल उसे अपने इस अचानक सवाल पर पछतावा होने लगता है, क्योंकि लोला बताती है कि ओलिविया के उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले फेक सक्सेसर्स कभी कभी सामने आते रहते हैं। नॉयर के दावों को वेरीफाई करने के लिए लोला एक किताब निकालती है और समझाती है कि अगर वो सच कह रहा है तो उसकी सारी एबिलिटीज उसी किताब में ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाएंगी। लोला नॉयर से किताब पर हाथ रखने को कहती है। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ नॉयर एक शर्त रख देता है। वो कहता है कि अगर उसकी क्षमताएं किताब में लिखी मिल जाएं तो लोला को किताब का निचला हिस्सा उठाकर उससे माफी मांगनी होगी। किताब में नॉयर की एबिलिटीज चमकने लगती हैं और लोला ये देखकर हैरान रह जाती है कि नॉयर सच में ओलिविया का असली सक्सेसर है। वादा निभाते हुए लोला शर्त के मुताबिक अपनी स्कर्ट का निचला हिस्सा उठाती है। ये अनएक्सपेक्टेड सीन नॉयर को थोड़ा ज्यादा ही एक्साइट कर देता है और उसी पल उसके एलपी यानी लाइफ पावर बढ़ जाते हैं। इसके बाद नॉयर लोला को बताता है कि उसे अपनी ट्यूशन फीस भरने के लिए सिर्फ एक हफ्ते में 3 लाख रील कमाने होंगे। लोला उसे रेनबो ग्रास हॉपर पकड़ने का काम देती है। नॉयर थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि ये कीड़े पकड़ना नोटोरियसली मुश्किल माने जाते हैं, लेकिन लोला उसके स्किल्स पर भरोसा जताती है और कहती है कि वो ये काम आराम से कर सकता है। उसे मोटिवेट करते हुए लोला नॉयर के पास झुकती है और उसके कान में फुसफुसाती है कि केपेबल मैन उसे बेहद अट्रैक्टिव लगते हैं। मिशन पर निकलते वक्त नॉयर सोचता है कि क्या उसे फिर से सेज को बुलाकर पास के रेनबो ग्रास हॉपर्स का पता लगाना चाहिए, भले ही इससे भयानक सिरदर्द क्यों ना हो जाए। उसे याद आता है कि एमा के पास रहने और उसे किस करने से उसका दर्द कम हो जाता है, लेकिन वो ये भी समझता है कि हर बार उसी पर डिपेंड रहना सही नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद नॉयर मदद के लिए सेज को बुलाने का फैसला करता है। सेज उसे पास के रेनबो ग्रास हॉपर्स की एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। नॉयर दर्द को सहते हुए कहता है कि सिरदर्द अनबेरेबल है और फिर खोज में आगे बढ़ जाता है। आखिरकार उसे पहला रेनबो ग्रास हॉपर मिल जाता है, लेकिन जश्न मनाने से पहले ही एमा वहां पहुंच जाती है। एमा गुस्से में होती है क्योंकि नॉयर ने उसे गिल्ड में एडवेंचरर बनने के अपने फैसले के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। नॉयर समझाता है कि वो उसे किसी भी तरह के डेंजर में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने चुप रहना बेहतर समझा। जवाब में एमा उसे उनका बचपन का वादा याद दिलाती है कि वे जिंदगी और मौत तक साथ रहेंगे। एमा कहती है कि रेनबो ग्रास हॉपर्स ढूंढने का सबसे इफेक्टिव तरीका सेज को बुलाना ही है। उसे शांत करने की कोशिश में नॉयर कहता है कि अब सेज को बुलाने से होने वाले सिरदर्द के लिए उसे किस करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एमा थोड़ी उदास हो जाती है। उसकी रिएक्शन देखकर नॉयर जल्दी से जोड़ता है कि उनकी चाइल्डहुड बॉन्ड और पुरानी दोस्ती के हिसाब से एक फ्रेंडली ग्रीटिंग किस बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद नॉयर और एमा मिलकर कई रेनबो ग्रास हॉपर्स कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद लोला आती है और नॉयर को 2,50,000 रील देती है। इतनी बड़ी रकम देखकर नॉयर सच में शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार इतना पैसा देखा होता है। लेकिन अभी भी उसकी ट्यूशन फीस पूरी करने के लिए 50,000 रील कम पड़ रहे होते हैं। लोला उसकी प्रोग्रेस की तारीफ करती है और कहती है कि अगर वो ऐसे ही परफॉर्म करता रहा तो उसका रैंक जल्दी अपग्रेड हो जाएगा। इसके बाद वो उसे अगला काम बताने ही वाली होती है। उसी समय एमा देखती है कि लोला नॉयर के काफी करीब खड़ी होकर उससे बात कर रही है और उसे हल्की सी जेलसी होने लगती है। धीरे धीरे एमा और लोला के बीच टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों के मन में नॉयर के लिए फीलिंग्स होती हैं। आसपास मौजूद दूसरे एडवेंचरर्स भी उस माहौल को देखकर उन्हें उकसाने लगते हैं। हालात बिगड़ने से पहले नॉयर बीच में आ जाता है और दोनों से कामली और प्यार से बात करके मामला शांत करने की कोशिश करता है। एमा मिशन में मदद के लिए नॉयर को धन्यवाद देती है, वहीं लोला भरोसा दिलाती है कि वो एक एडवेंचरर के तौर पर अपना बेस्ट देगी। जाते जाते लोला मुस्कुराकर नॉयर से पूछती है कि क्या वे कभी काम के बाद साथ में डिनर पर जा सकते हैं। लोला की खुली फ्लर्टेशन देखकर एमा और ज्यादा नाराज हो जाती है। बाद में नॉयर और एमा एक घास के मैदान में साथ साथ चल रहे होते हैं और एमा साफ तौर पर परेशान दिखती है। वो नॉयर से कहती है कि अगर वो लोला के साथ खाने गया तो वो उसे बहलाकर किसी कमरे में ले जा सकती है और उसे नुकसान पहुंचा सकती है। नॉयर उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है, जैसे उसके शब्दों में खो गया हो। एमा आगे चेतावनी देती है कि अगर वो लोला के साथ एक कमरे में बंद हुआ तो वो खुद उस पर कहर बरसा देगी। फिर एमा बताती है कि वो एक खास किस्म के रैबिट को ढूंढ रही है जो इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। वो सुझाव देती है कि अगर वे उस रैबिट को पकड़ लेते हैं तो उन्हें 50,000 रील का इनाम मिलेगा, ठीक उतना ही जितना नॉयर को अपनी फीस के लिए चाहिए। लेकिन तभी उनकी बात बीच में रुक जाती है जब कुछ जिन अचानक प्रकट होते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। उसी पल एक विशालकाय रैबिट आता है और अपनी सींग से एक जिन को घायल कर देता है। नॉयर एमा को पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन एमा खुद रैबिट को हराने पर अड़ जाती है।
उसे पूरा यकीन होता है कि अगर वो ये मिशन पूरा कर लेगी तो लोला नॉयर के साथ फ्लर्ट करना बंद कर देगी। रैबिट एमा पर हमला करता है, लेकिन वो आसानी से उसके वार से बच जाती है। फिर एमा अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करके उस पर जोरदार हमला करती है और लगातार स्ट्राइक्स के साथ उसे दबाव में ले आती है। अचानक सिचुएशन पलट जाती है। विशाल खरगोश एमा की तरफ छलांग लगाता है, लेकिन नॉयर बिना एक सेकंड गवाए बीच में कूदता है और स्टोन बुलेट से खरगोश को पीछे उड़ा देता है। एमा बाल बाल बच जाती है। इसके बाद नॉयर और एमा जंगल के अंदर शरण लेते हैं। वहीं नॉयर नोटिस करता है कि एमा काफ़ी डाउन है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो खरगोश को हराने के लिए अभी स्ट्रांग नहीं है। उसे संभालने और मदद करने के लिए नॉयर अपनी एनालिटिकल आई एक्टिवेट करने का फैसला करता है। इस एबिलिटी से उसे साफ समझ आ जाता है कि एमा की पावर बढ़ाने के लिए उसके एलपी में भारी बूस्ट चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी क्लियर होता है कि इसके लिए नॉयर को काफ़ी पॉइंट्स खर्च करने पड़ेंगे। एमा को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए नॉयर उसके सामने एक डील रखता है और बदले में उससे कुछ मांगता है। खरगोश को हराने की जिद में एमा हर पॉसिबल चीज़ के लिए तैयार हो जाती है। तभी नॉयर उससे पूछता है कि क्या वो उसका कान हल्का सा कुता सकता है। एमा एकदम घबरा जाती है, लेकिन थोड़ी हेजिटेशन के बाद रिलक्टेंटली मान जाती है। उसे रीएश्योर करने के लिए नॉयर उसका हाथ पकड़ता है और फिर अपना काम शुरू करता है। अगले ही पल एमा को इतना इंटेंस प्लेजर महसूस होता है कि वो खुद को रोक नहीं पाती और चीख निकल जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उसकी आवाज़ सुनकर खरगोश पेड़ के पीछे से उनकी लोकेशन पकड़ लेता है। उसी दौरान नॉयर आखिरकार एमा की पावर अपग्रेड करने के लिए इनफ पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, खरगोश अचानक उन दोनों पर हमला कर देता है। सबसे पहले एमा घायल होती है, फिर नॉयर भी चोट खाता है। फिर भी नॉयर जल्दी से स्टोन शील्ड बनाकर खुद को बचा लेता है। अपनी नई ताकत के दम पर अब एमा पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जायंट रैबिट पर टूट पड़ती है और आखिरकार उसे हरा देती है। जीत के सबूत के तौर पर वे खरगोश का सींग लेकर लोला के पास जाते हैं। लोला ये देखकर जेन्युइनली शॉक्ड और इम्प्रेस हो जाती है कि एमा ने बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के ऐसा मॉन्स्टर हरा दिया। यहीं से एमा और लोला के बीच की कड़वाहट धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगती है। दोनों अपने पिछले रूड बिहेवियर के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांगती हैं। जब रैबिट मीट की बात निकलती है तो नॉयर कैजुअली बोल देता है कि ये दुनिया के सबसे रेयर और डिलिशियस मीट्स में से एक हैं। लोला भी अग्री करती है और बताती है कि जब एडवेंचरर्स ऐसा खरगोश मारते हैं तो आमतौर पर उसे तुरंत खा लेते हैं। फिर नॉयर अपनी नई एबिलिटी डायमेंशनल पॉकेट का खुलासा करता है, जिससे वो चीज़ों को दूसरी डायमेंशन में स्टोर कर सकता है। उसी पावर से वो जायंट रैबिट को दोबारा समन करता है। नॉयर की जनरॉसिटी से इमोशनली ओवरवेल्म्ड होकर एमा और लोला दोनों से गले लगा लेती हैं और थैंक्स कहती हैं। तीनों मिलकर उस खरगोश के स्वादिष्ट मांस का मजा लेते हैं। इसके बाद लोला मिशन का रिवॉर्ड लेकर आती है और नॉयर को बधाई देती है, क्योंकि अब उसके पास एकेडमी की फीस भरने और अपने सपने को आगे बढ़ाने के लिए इनफ पैसे होते हैं। चारों तरफ एडवेंचरर्स उसे चीयर कर रहे होते हैं और हीरो एकेडमी में एंट्री मिलने पर उसे बधाई दे रहे होते हैं। ये सब देखकर नॉयर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो सबका धन्यवाद करता है और ओपनली मानता है कि मास्टर ओलिविया के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। कहीं दूर ओलिविया भी नॉयर की ग्रोथ देखकर गर्व महसूस कर रही होती है। आखिरकार नॉयर और एमा अपनी फीस जमा करके एकेडमी से बाहर निकलते हैं। चलते चलते एमा नॉयर से कहती है कि वो रिस्पेक्टफुली सिर झुका ले, क्योंकि मशहूर ड्यूक एल्बर्ट की बेटी मारिया फिना एल्बर्ट सामने से गुजर रही है। क्यूरियोसिटी में नॉयर तुरंत अपनी एनालिटिकल आई से मारिया को स्कैन करता है। जो वो देखता है उससे वो अंदर तक हिल जाता है। मारिया पर एक डेडली कर्स है, जिसकी वजह से वो 16 ईयर्स की एज में मरने वाली है। अब हीरो एकेडमी में नॉयर का पहला दिन शुरू होता है। सुबह उठते ही वो देखता है कि उसकी बहन उससे ज़रूरत से ज़्यादा अफेक्शन दिखा रही है और उसे गले लगाना चाहती है। तभी उसके पिता बीच में आ जाते हैं और माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। बाहर एमा पहले से उसका इंतजार कर रही होती है और दोनों साथ साथ एकेडमी की तरफ निकलते हैं। रास्ते में नॉयर बताता है कि एकेडमी में हर स्टूडेंट को अपना नोबल रैंक बैच पहनना ज़रूरी है, जिससे उनकी सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस दिखती है। क्लास में पहुंचते ही नॉयर को उसकी लो नोबल बैकग्राउंड की वजह से अपने क्लासमेट्स की कोल्ड नज़रों का सामना करना पड़ता है। उधर क्लास के लड़के एमा की ब्यूटी और उसकी हाई स्टेटस से इंप्रेस होकर उससे इंट्रोडक्शन लेने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ड्यूक की बेटी मारिया क्लास में एंटर करती है, पूरा माहौल बदल जाता है। नॉयर उसकी प्रेजेंस से थोड़ा इंटिमिडेटेड महसूस करता है और उसे लगता है कि वो उसकी रीच से बहुत ऊपर है। सबको शौक तब लगता है जब मारिया खुद चलकर नॉयर के पास आती है और उसे उसके फर्स्ट और लास्ट नेम से बुलाती है। बाकी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं कि एक ड्यूक की बेटी बैरनेट का नाम तक जानती है। मारिया नॉयर से मिलकर खुशी जताती है और कहती है कि वो उनके बीच अच्छे रिलेशंस चाहती है। वो एमा को भी ग्रीट करती है, जिससे एमा चौंक जाती है, क्योंकि ये उनकी पहली मुलाकात होती है। इसके बाद मारिया मुस्कुराकर कहती है कि वो फिर मिलेंगी और चली जाती है।
उसके जाते ही वही लड़का जो पहले नॉयर को नीचा दिखा रहा था अब फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ उससे बात करने आता है, लेकिन नॉयर उसे इग्नोर करता है और एमा के साथ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद दोनों अपनी पहली फाइटिंग क्लास में पहुंचते हैं। वहां टीचर एलना क्लास को बताती है कि टीचर बनने से पहले वो सिर्फ 7 साल की उम्र से ही एक मर्सिनरी के तौर पर लड़ती आ रही थी। टीचर लड़कों की तरफ देखकर बोलती है कि जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाती तब तक किसी को जाने नहीं देगी, और उसी पल एक टीजिंग अंदाज में अपने होंठ चाटती है। सेल्फ डिफेंस क्लास की शुरुआत करने के लिए वो नुआर को पहला पार्टिसिपेंट चुनती है। वो उसे पूरे दम से अटैक करने को कहती है और कॉन्फिडेंटली दावा करती है कि वो उसे एक स्क्रैच तक नहीं पहुंचा पाएगा। नुआर अपनी लकड़ी की तलवार उठाता है और हमला करता है, लेकिन एल्मा बड़ी आसानी से पीछे हटते हुए वार से बच जाती है। वो कामली समझाती है कि इस टेक्निक को रिट्रीट कहते हैं और जोर देकर कहती है कि क्लास में सबसे पहले यही सीखना जरूरी है। इसके बाद वो नुआर को चैलेंज देती है कि अब वही चाल दोहराकर खुद को बचाए। अपनी एबिलिटीज पर भरोसा रखते हुए नुआर को लगता है कि इस बार तो ये मूव आसानी से हो जाएगा, लेकिन तभी एल्मा अचानक तेजी से उस पर हमला कर देती है और नुआर को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। दर्द से संभलने के बाद एल्मा मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि अगर वो सही तरह से रिट्रीट कर पाया तो उसे एक ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा जिसे वो ज़रूर एंजॉय करेगा। ये कहते हुए वो हल्का सा अपनी ब्लाउज खोलती है। पूरा क्लासरूम एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है और बाकी स्टूडेंट्स के चेहरे पर जेलसी साफ दिखने लगती है। इस टेम्पटिंग रिवॉर्ड से मोटिवेट होकर नुआर अपनी स्किल्स और फोकस का इस्तेमाल करके रिट्रीट टेक्निक को परफेक्ट करने का फैसला करता है। जैसे ही एल्मा दोबारा लकड़ी की तलवार से हमला करती है, इस बार नुआर सही टाइमिंग के साथ पीछे हट जाता है। ये देखकर टीचर ही नहीं पूरी क्लास हैरान रह जाती है। अचीवमेंट की फीलिंग के साथ नुआर कॉन्फिडेंटली एल्मा से अपना रिवॉर्ड मांगता है। क्लास के लड़के जलते रहते हैं क्योंकि नुआर जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन वहीं एम्मा ये सब थोड़ी उदासी के साथ देखती है। उसके मन में डर होता है कि कहीं नुआर का दिल टीचर की तरफ ना झुक जाए। कुछ लड़के नुआर के पास आकर पूछते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा था, लेकिन तभी एल्मा अगला ड्रिल शुरू करते हुए स्टूडेंट्स को पेयर्स बनाने का आदेश देती है। खास तौर पर वो नुआर और एम्मा को कहती है कि वे दोनों साथ पेयर नहीं बना सकते। इसी तरह वो मारिया को भी मना कर देती है कि वो अपनी अटेंडेंट के साथ पेयर ना बनाए। एक लड़का मारिया के पास आकर बोलता है कि वे दोनों हाई नोबल्स हैं और साथ मिलकर परफेक्ट टीम बना सकते हैं, लेकिन मारिया शांति से कहती है कि कॉमनर्स का सम्मान करना चाहिए और वो किसी नोबल से ज़्यादा किसी आम इंसान के साथ प्रैक्टिस करना पसंद करेगी। इतना कहकर वो सीधे नुआर के पास जाती है और उससे अपना ट्रेनिंग पार्टनर बनने को कहती है। नुआर थोड़ा चौंकते हुए जवाब देता है कि उसके साथ टीम बनाना उसके लिए ऑनर की बात है। प्रैक्टिस शुरू होते ही मारिया नुआर को पकड़कर जकड़ लेती है, लेकिन अगले ही पल वो अचानक बेहोश हो जाती है और नुआर पर गिर पड़ती है, जिससे गलती से उसकी छाती नुआर के चेहरे से टकरा जाती है। सिचुएशन बिगड़ने से पहले नुआर तुरंत सबको साफ साफ बता देता है कि मामला उतना सीरियस नहीं है जितना दिख रहा है। फिर भी मारिया की अटेंडेंट उसकी बात सुने बिना मारिया को संभालने लगती है। नुआर को अब साफ समझ आ जाता है कि ये हालत उसी कर्स की वजह से है जो मारिया की 16 साल की उम्र में जान ले लेगा। वो कर्स हटाने के लिए अपनी एडिट स्किल इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, लेकिन 8000 पॉइंट्स की कीमत उसके मौजूदा 2000 पॉइंट से बहुत ज़्यादा होती है। कोई रास्ता निकालने के इरादे से नुआर ग्रेट सेज को समन करने का फैसला करता है। सेज उसे बताता है कि उसे सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा करके उनके दिलों को छूते हुए तेजी से दौड़ना होगा। अगर वो ये टास्क पूरा कर लेता है तो उसे 2000 लाइफ पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन नुआर को जल्दी ही समझ आ जाता है कि ऐसा करते हुए जिंदा बचना ही मुश्किल है, और वैसे भी ये 2000 पॉइंट्स मारिया को बचाने के लिए काफ़ी नहीं होंगे। ग्रेट सेज को बुलाने के बाद आए भयानक हेडेक से परेशान होकर नुआर दर्द कम करने के लिए एम्मा से किस मांगता है। एम्मा सबके सामने ऐसा करने में शर्म महसूस करती है, लेकिन सिचुएशन से ओवरवेल्म्ड होकर नुआर इम्पल्स में आकर पूरी क्लास के सामने ही एम्मा को किस कर लेता है। क्लास की लड़कियां इस अनएक्सपेक्टेड सीन से इम्प्रेस हो जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से टीचर को गुस्सा आ जाता है और नुआर को पनिशमेंट के तौर पर दौड़ लगवाती है। इसके बाद नुआर और एम्मा मारिया के कर्स का सल्यूशन ढूंढने के लिए लोला से मदद लेने जाते हैं। जैसे ही वे पहुंचते हैं, लोला जल्दी जल्दी बाथरूम में भागती है ताकि मेकअप ठीक कर सके, क्योंकि उसे नुआर के आने की उम्मीद नहीं थी। लौटने पर नुआर उसे मारिया के कर्स के बारे में बताता है और उम्मीद से उसकी तरफ देखता है। लोला बताती है कि उसकी दोस्त ल्यूना के पास शरीर से बुराई हटाने की पावर है, लेकिन वो साफ करती है कि कर्सेस को रिमूव करना उसके बस में नहीं है। मारिया की तारीफों और उसे बचाने की स्ट्रॉन्ग इच्छा से मोटिवेट होकर नुआर उसे हर हाल में बचाने का फैसला करता है।
वो लोला से लूना से मिलवाने को कहता है और वे मंदिर की तरफ निकलते हैं। वहां लूना से मिलने के लिए बीमार लोगों की लंबी लाइन लगी होती है, लेकिन मंदिर के अंदर पहुंचने पर लूना आराम कर रही होती है क्योंकि लगातार लोगों का इलाज करने से उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। लोला उसे डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन कहती है कि मामला बहुत जरूरी है। इसी बीच नुआर 2 हफ्ते बाद डंजन में अपनी मास्टर से मिलने जाता है और जाहिर है वो उससे काफी नाराज होती है। वो मारिया को उसके कर्ज के बारे में सब कुछ समझाता है और गाइडेंस मांगता है। टीचर नोआर को बताती है कि बड़ी मात्रा में एलपी इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है और हल्के इशारे में सुझाव देती है कि उसे लूना की हेल्प लेनी चाहिए। वो ये भी समझाती है कि लूना एक एल्फ है और अलग अलग स्पीशीज के लोगों के साथ अपनी डिजायर्स पूरी करने से ज्यादा लाइफ पॉइंट्स मिल सकते हैं। ये सुनकर नोआर पॉसिबिलिटी सोचकर थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी टीचर से पूछता है कि वो पूरे 10,000 एलपी कैसे कमा सकता है। टीचर उसे एक टेक्निक के बारे में बताती है जिसका नाम है लकी परवर्ट। वो कहती है कि इस स्किल से वो काफ़ी पॉइंट्स कमा सकता है। इस एबिलिटी को एक्टिवेट करने के लिए 300 एलपी खर्च होंगे, लेकिन बदले में एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाएगा। अपनी टीचर के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए नोआर को लकी परवर्ट स्किल मिल जाती है। थोड़ी देर बाद एमा की तरफ जाते हुए वो गलती से एक बिल्ली से टकरा जाता है और उसका चेहरा सीधे एमा के चेस्ट में चला जाता है। ये अचानक हुआ मोमेंट उसकी लकी परवर्ट एबिलिटी को ट्रिगर कर देता है और उसके एलपी अपने आप बढ़ जाते हैं। अब नोआर को इस स्किल की वजह से लगातार पॉइंट्स मिलने लगते हैं क्योंकि आसपास की लड़कियों के साथ अजीब सी लकी सिचुएशंस बनती रहती हैं। तेज हवा चलती है, कपड़े उड़ते हैं और उसे अनचाही झलकियां मिल जाती हैं। हालांकि नोआर को ये पावर पसंद आती है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि इसे कंट्रोल में रखेगा ताकि हर समय या सीरियस सिचुएशंस में एक्टिवेट ना हो। इसी बीच लोला लूना को लेकर आती है और दोनों देखती हैं कि एमा नोआर को लड़कियों को घूरने के लिए डांट रही है। लूना मुस्कुराते हुए नोआर की तारीफ करती है और कहती है कि वो क्यूट है और शायद उसका टाइप भी। मिलने के बाद लूना उनसे ड्यूक की बेटी वाले केस पर बात करने के लिए साथ चलने को कहती है। लूना के पीछे चलते हुए एमा धीरे से कहती है कि लूना बहुत सुंदर है और उसके पैर भी लंबे हैं। वो थोड़ा इनसिक्योर होकर बोलती है कि काश वो लूना से ना मिली होती और उसे डर लगने लगता है कि कहीं नोआर को लूना से प्यार ना हो जाए, क्योंकि एमा के पास लूना से बेहतर बस उसका चेस्ट ही है। वे सब एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां लूना बताती है कि उसने पहले भी मारिया की जांच की थी, लेकिन कर्ज हटाने का फैसला नहीं किया था। लूना समझाती है कि वो टेक्निकली कर्ज हटा सकती है, लेकिन 16 ईयर डेथ कर्ज को रिमूव करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। नोआर उसे बताता है कि मारिया के पास जीने के लिए सिर्फ कुछ हफ्ते बचे हैं और वो लगातार पेन और अनकॉन्शियसनेस झेल रही है। लूना के चेहरे पर उदासी देखकर और खुद को इस हालत का जिम्मेदार मानते हुए नोआर अपनी एनालिटिकल आई एक्टिवेट करता है और असली वजह समझ जाता है कि लूना क्यों कर्ज नहीं हटा पा रही। अगर लूना किसी का कर्ज हटाती है तो उसकी अपनी उम्र कम हो जाएगी। लूना उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वे उसे मारिया के घर ले चलें ताकि वो उसका इलाज कर सके, लेकिन नोआर जोर देता है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहता है। वो साफ साफ कहता है कि उसे पता है लूना क्यों इलाज नहीं कर सकती, फिर भी लूना पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कहती है कि वो कोशिश करेगी। लूना बताती है कि उसकी माँ, जो खुद एक प्रीस्टेस थी, लोगों का इलाज करती थी, लेकिन कर्सेस हटाने की वजह से उनकी उम्र घटती चली गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। बचपन में माँ को खोने के बावजूद लूना को इस बात पर गर्व है कि उसकी माँ दूसरों की मदद करती थी। तभी पास ही एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और वे सब तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ते हैं। मलबे के नीचे एक घायल लड़का फंसा होता है। लूना अपने हथियार निकालती है और अपनी हीलिंग पिस्टल स्किल से उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत तेजी से ड्रेन होने लगती है। लूना डर के मारे रोने लगती है और कहती है कि वो मरना नहीं चाहती, और नोआर इंस्टिंक्टिवली उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। लूना का ये अचानक डरपोक व्यवहार देखकर नोआर चौंक जाता है, फिर समझ जाता है कि ये उसकी वीकनेस है जो एनर्जी डिप्लीशन की वजह से सामने आती है। जब लूना थोड़ा संभलती है तो उसे सबके सामने ऐसा बिहेव करने पर शर्म महसूस होती है। इसके बाद वो बताती है कि अब उन्हें ड्यूक की बेटी के पास जाना होगा ताकि उसका इलाज किया जा सके, लेकिन साफ दिख रहा होता है कि लूना के पैर डर से कांप रहे हैं क्योंकि मारिया का कर्ज हटाने का मतलब उसकी अपनी मौत हो सकता है। अपनी माँ की तरह लोला उसे गले लगाती है और उसकी सिचुएशन को पहले ना समझ पाने के लिए माफी मांगती है। तभी नोआर सबको बताता है कि उसने लूना की एबिलिटीज को स्टडी किया है और मारिया को बचाने का एक तरीका ढूंढ लिया है जिसमें लूना को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इस प्लान के लिए बहुत ज्यादा एलपी चाहिए होंगे और फिलहाल नोआर के पास उतने पॉइंट्स नहीं है। नोआर लड़कियों को समझाता है कि उसे जरूरी 2000 एलपी कैसे कमाने होंगे और साथ ही लूना की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे सुधारी जा सकती है। नोआर बताता है कि वो लूना की स्किल्स को एडिट करके ऐसा बना सकता है कि वे उसकी लाइफ स्पैन की जगह उसके पैसे कंज्यूम करे। इसी दौरान लोला के दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो बताती है कि अमीर नोबल्स द्वारा आयोजित एक इवेंट है जिसे एरन स्प्राइट डे कहा जाता है। वे सब ट्राई करने का फैसला करते हैं और अरीना पहुंचते हैं।
वहां होस्ट अनाउंस करता है कि पुरुष अपनी गर्लफ्रेंड्स को शोकेस करेंगे और विनर को 10 लाख रील्स का इनाम मिलेगा। लेकिन ऑडियंस में बैठे सिंगल्स हाथों में शेल्स लेकर पार्टिसिपेंट्स का मजाक उड़ाने लगते हैं और गुस्से में कहते हैं कि ये लोग लकी हैं और इन्हें मर जाना चाहिए। लोला समझाती है कि प्रेजेंटर ने ये इवेंट अपने पर्सनल हार्ट ब्रेक की वजह से रखा है क्योंकि उसे भी महिलाओं ने धोखा दिया था और ठीक उन जेलस स्पेक्टेटर्स की तरह ही वो अट्रैक्टिव मेन से नफरत करता है। माहौल में फैले टेंशन को महसूस करते ही नुआर थोड़ा घबरा जाता है और मन ही मन घर लौटने की इच्छा जताता है। उसके डर के बावजूद इवेंट शुरू हो जाता है और पहला पार्टिसिपेंट मंच पर आता है। वो लड़का अपनी 3 गर्लफ्रेंड्स के साथ स्टेज पर खड़ा होता है और अब ऑडियंस का काम होता है अगर उन्हें किसी लड़की में जरा सी भी कमी दिखे तो खुलकर उसकी आलोचना करना। कुछ पलों के लिए पूरा हॉल बिल्कुल साइलेंट हो जाता है और फिर अचानक भीड़ एक लड़की पर चिल्लाने लगती है। कोई उसकी नाक की तुलना सुअर से करता है तो कोई उसके बॉयफ्रेंड द्वारा दिए गए ठंडे बेजान किस का मजाक उड़ाता है। भीड़ में से कोई बेरहमी से कहता है कि वो मंच पर खड़ी इन लड़कियों जैसी बैड लुकिंग लड़की के बजाय कुत्ते को डेट करना ज़्यादा पसंद करेगा। ये सुनते ही अपमानित लड़की टूट जाती है और वहीं रोने लगती है। नुआर और लड़कियां ये सब देखकर सहम जाती हैं क्योंकि अब उन्हें साफ समझ आ जाता है कि अगर वे ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरी तो उन्हें भी इसी तरह की क्रूएल्टी झेलनी पड़ेगी। पूरी रात यही सिलसिला चलता रहता है। एक के बाद एक ग्रुप्स आते हैं और अगर उनकी महिलाएं सबसे सुंदर नहीं मानी जाती तो उन्हें दिल तोड़ने वाला ह्यूमिलिएशन सहना पड़ता है। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है जब ग्रुप 9 एक बेहद अट्रैक्टिव लड़की के साथ मंच पर आता है। ऑडियंस एकदम चुप हो जाती है। उन्हें क्रिटिसाइज करने का कोई मौका नहीं मिलता और मजबूरी में वे गुस्से से कहते हैं कि अब सारा फ्रस्ट्रेशन अगले ग्रुप पर निकाला जाएगा। लोला चुपचाप बताती है कि ग्रुप 9 में उनकी एकेडमी के राइवल गिल्ड के एडवेंचरर्स शामिल हैं। ये सुनते ही नुआर और ज्यादा इनसिक्योर महसूस करने लगता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब वही टीम पूरे 10 लाख रायल जीत सकती है। अब बारी होती है नुआर और लड़कियों की। एमा साफ डरी हुई है लेकिन नुआर उसके कान के पास झुककर धीरे से कुछ एनकरेजिंग वर्ड्स बोलता है जिससे उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे ही वे मंच पर आते हैं ऑडियंस खास तौर पर एमा की लुक्स देखकर एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद लूना का इंट्रोडक्शन होता है, फिर लोला का। ऑडियंस रुकती नहीं, वे लगातार चीप और वल्गर कमेंट्स पास करते रहते हैं। तभी होस्ट अनाउंस करता है कि नुआर और उसकी टीम ने पूरे देश में हाईएस्ट स्कोर हासिल किया है। ये सुनते ही नुआर और लड़कियां खुशी से झूम उठती हैं और जीत सेलिब्रेट करने लगती हैं। लेकिन लोला तुरंत उन्हें रोकते हुए कहती है कि कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है। होस्ट आगे घोषणा करता है कि प्राइज जीतने के लिए उन्हें ऑडियंस में मौजूद हर पुरुष को सेटिस्फाई करना होगा। नुआर और लड़कियां इसका खुलकर विरोध करती हैं और कहती हैं कि ये अनफेयर है क्योंकि वे पहले ही खुद को विनर साबित कर चुकी हैं। तभी अचानक एक मास्क आदमी सामने आता है जिसके हाथ में एक बोर्ड होता है जिस पर कुछ ट्रिकी चैलेंजेस लिखे होते हैं। लड़कियां आपस में मिलकर स्ट्रैटेजी बनाती हैं कि कैसे नुआर को इम्प्रेस किया जाए। वे चैलेंजेस पूरे करना शुरू करती हैं जिसमें नुआर को बच्चे की तरह पैम्पर करना भी शामिल है। जैसे जैसे परफॉर्मेंस आगे बढ़ती है होस्ट और ऑडियंस दोनों ही नुआर को मिल रहे अटेंशन से जलने लगते हैं। आखिरकार वे फाइनल चैलेंज तक पहुंचते हैं जहां उन्हें यह साबित करना होता है कि वे सबसे बेहतरीन हैरीन हैं। लड़कियां नुआर को 3 बार किस करती हैं। ये देखकर होस्ट भावुक हो जाता है। उसे अपनी पत्नी याद आ जाती है जो उसे छोड़कर चली गई थी और वो रोने लगता है। आंसू भरी आंखों से वो उन पर पैसों की बारिश करता है और उन्हें जाने के लिए कह देता है। जैसे ही नुआर और लड़कियां कॉलेजियम से बाहर निकलती हैं ऑडियंस बेकाबू हो जाती है और उन पर खाना फेंकने लगती है। इस केओस के बावजूद वे हंसते हुए बाहर निकल जाती हैं, अपनी शेयर्ड विक्ट्री को एंजॉय करते हुए। बाहर आकर नुआर को खुद पर यकीन नहीं होता कि उन्होंने कुछ इतना क्रेजी करके पैसे जीत लिए हैं और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वे सच में किसी फेरी टेल में हों। और तभी उन्हें एहसास होता है इस पूरे ऑडियल के दौरान उन्होंने मैसिव अमाउंट ऑफ एलपी भी कमा लिया है। इसी दौरान मरिया की हालत अचानक तेजी से बिगड़ने लगती है। डॉक्टर साफ शब्दों में बता देते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं लगता कि वो अगली सुबह तक जिंदा रह पाएगी। ये सुनते ही नुआर और बाकी लड़कियां बिना देर किए मरिया के बंगले पर पहुंचती हैं, जहां उन्हें उसकी असिस्टेंट फूट फूट कर रोती हुई मिलती है। वे उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं कि अभी भी टाइम है क्योंकि मरिया अभी पूरी तरह 16 साल की नहीं हुई है। तभी असिस्टेंट मरिया की पूरी कहानी सुनाती है, कैसे बचपन से ही उसे पता था कि उस पर एक कर्स लगा हुआ है जो उसे नॉर्मल लाइफ जीने नहीं देता। ये जानकर कि वो अडल्टहुड तक भी नहीं पहुंच पाएगी, मरिया अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। मरिया खुद बताती है कि ये कर्स तब शुरू हुआ था जब उसके दादा ने एक जादूगर को हराया था और बदले में उसी जादूगर ने खास तौर पर उसी पर यह अभिशाप डाल दिया। परिवार के किसी और मेंबर पर इसका असर नहीं हुआ और यही बात उसे सबसे ज़्यादा परेशान करती थी कि आखिर उसे ही क्यों चुना गया। कर्स तोड़ने के लिए उसने हर पॉसिबल तरीका आजमाया, लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आया तो उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया।
इसके बाद उसने फैसला किया कि जितना भी समय बचा है उसे पूरी तरह जिएगी। इसी सोच के साथ उसने एकेडमी में एडमिशन लिया ताकि एक ड्यूक की सच्ची बेटी की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा सके। नुआर और लड़कियां मरिया के कमरे में जाती हैं, जहां वो बेहद कमज़ोर हालत में पड़ी होती है। लूना उसके माता पिता को समझाती है कि मरिया पर लगा कर्स बेहद पावरफुल है। लूना बताती है कि भले ही वो एक एल्फ है और एल्व्स नॉर्मली लंबी उम्र जीते हैं, लेकिन अगर वो इस कर्स को हटाने की कोशिश करती है तो उसकी खुद की जान चली जाएगी। वो साफ कहती है कि उसकी हीलिंग पावर्स चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मरिया को बचाने के लिए काफ़ी नहीं है। तभी नुआर आगे बढ़कर बताता है कि वो लूना की एबिलिटी को इस तरह मॉडिफाई कर सकता है कि डैमेज मरिया की लाइफ की जगह उसकी वेल्थ पर पड़े। वो सबको अश्योर करता है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए फाइनेंशियल बर्डन कोई इशू नहीं बनेगा। मरिया की असिस्टेंट ये भी मान लेती है कि एकेडमी में एडमिशन के दिन जब मरिया ने पहली बार नुआर को देखा था, तभी उसे उसमें कुछ अलग सा महसूस हुआ था। ये फीलिंग और गहरी हो गई जब उसे पता चला कि एंट्रेंस एग्जाम में ग्रिम रीपर को हराने वाला असल में नुआर ही था। ये सुनकर नुआर खुद चौंक जाता है कि मरिया को सच्चाई का अंदाजा हो चुका था। उसी पल मरिया की आंख खुलती है और वो नुआर से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। नुआर थोड़ा थका हुआ सा मुस्कुराता है। वो बताता है कि वो बस उसकी काइंडनेस का बदला चुकाना चाहता था, क्योंकि एकेडमी में वो अकेली थी जिसने उसे एक बैरोनेट होने की वजह से कभी नीचा नहीं दिखाया। नुआर की हालत देखकर मरिया को उसके लाइफ पॉइंट्स और उन्हें बढ़ाने के तरीकों के बारे में भी पता चल जाता है। अचानक वो मरिया के गाल पकड़ती है और उसे चूम लेती है। ये देखकर उसके माता पिता और बाकी लड़कियां शॉक में आ जाती हैं। तभी लूना आगे आती है और कहती है कि अब कर्स हटाने का सही समय आ चुका है। प्रक्रिया काफ़ी पेनफुल होती है, लेकिन आखिरकार लूना पूरी तरह बुराई को निकाल देती है और मरिया कर्स से फ्री हो जाती है। मरिया की माँ खुशी से रो पड़ती है। लोला और एमा साथ में सेलिब्रेट करती हैं और असिस्टेंट मरिया को जोर से गले लगा लेती है। अब रिलीफ साफ दिख रहा होता है। मरिया को एहसास होता है कि उसके सीने का दर्द पूरी तरह गायब हो चुका है और नुआर अपनी शार्प एनालिटिकल विजन से कंफर्म कर लेता है कि कर्स सच में पूरी तरह हट चुका है। मरिया लूना को उसकी पावर्स इस्तेमाल कर उसे बचाने के लिए धन्यवाद देती है। लूना विनम्रता से जवाब देती है कि उसे भी इस बात की राहत है कि वो कर्स हटाने में सफल हो पाई। फिर मरिया नुआर का हाथ थामकर कहती है कि वो उसे कैसे धन्यवाद दे ये भी नहीं जानती और वो हमेशा उसकी ऋणी रहेगी। बाहर निकलते समय नुआर मन ही मन सोचता है कि किसी की जान बचाने से जो सेटिस्फैक्शन मिली है वो किसी भी रिवॉर्ड से बड़ी है। लेकिन वहीं एमा और लोला थोड़ी अनईजी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें साफ दिखने लगता है कि मरिया को नुआर से प्यार हो चुका है और अब वो भी एक राइवल बन सकती है। तभी लूना कैजुअली कह देती है कि वो भी नुआर के चाम में फंस चुकी है। तीनों लड़कियां हंसते हंसते नुआर पर फ्लर्ट करने का आरोप लगा देती हैं। नुआर बाद में एक बार फिर अपनी टीचर ओलिविया के पास जाता है और उसे उन एबिलिटीज़ के लिए थैंक्स कहता है जिनकी वजह से अब वो दूसरों की मदद कर पा रहा है। ओलिविया मजाक में कहती है कि नुआर से अब औरतों जैसी खुशबू आ रही है। नुआर बिना झिझक बोल देता है कि उसने कई लड़कियों को किस किया है। ये सुनकर ओलिविया को बुरा लग जाता है कि उसने सबको चूमा लेकिन उसे नहीं। वो उससे किस मांगती है, मगर नुआर हल्के से उसके माथे पर किस करना बेहतर समझता है। ओलिविया हंसते हुए कहती है कि उसे बाकी लड़कियों के साथ प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि अगली बार वो उसे भी प्रॉपर्ली सेटिस्फाई कर सके। अगले दिन खबर आती है कि ड्यूक ने अपनी बेटी की जान बचाने के आभार स्वरूप उन्हें 100 मिलियन रियल से भरा एक चेस्ट गिफ्ट किया है। इतनी बड़ी रकम देखकर नुआर सोच में पड़ जाता है कि इसका करे क्या। एमा सुझाव देती है कि वो मॉन्स्टर्स से जुड़ी आइटम्स बेचने के लिए एक शॉप खोल सकता है, लेकिन तभी लड़कियों के बीच बहस शुरू हो जाती है कि नुआर की नई शॉप में उसकी हेल्पर कौन बनेगी। सिचुएशन ऑकवर्ड होते ही नुआर घबराकर वहां से भाग जाता है। बाद में वो अपने परिवार के साथ बैठकर प्लान्स डिस्कस करता है और बताता है कि इस पैसे का इस्तेमाल करके वे एक प्रॉपर शॉप खोल सकते हैं जहां सामान और रेयर मटेरियल्स बेचे जाएंगे। अब फैसला हो चुका था, नोयर खुद राक्षसों का शिकार करेगा और दुकान के लिए जरूरी मटेरियल्स जुटाएगा। वो अपने पिता को दुकान के लिए सही जगह ढूंढने और लीगल पेपरवर्क तैयार करने का काम सौंप देता है, लेकिन दिल में एक डर भी था कहीं उसके पिता कसिनो में सारा पैसा उड़ाना दे। इसी वजह से पैसे की पूरी जिम्मेदारी वो अपनी माँ को दे देता है ताकि एक भी कॉइन वेस्ट ना हो। इसके बाद नोयर खुद को स्ट्रांग बनाने और सामान इकट्ठा करने के लिए डंजन की ओर निकल पड़ता है। उसके गुरु से सलाह देते हैं कि आगे बढ़ने से पहले जरूरी स्किल्स सीख लेना बेहद जरूरी है। जैसे ही वो डंजन के पहले फ्लोर पर उतरता है, उसे 2 मरे हुए विशाल जानवर दिखाई देते हैं जो साफ तौर पर आपस में लड़कर मरे थे। तभी अचानक उसके सामने सिर पर फूल लगाए एक काला शेर आ जाता है। पहली नज़र में नोयर घबरा जाता है और मन ही मन पोर्टल से भागने की सोचता है, लेकिन शेर उसे शांत करते हुए बताता है कि उसका इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं है, वो बस उससे एक मदद चाहता है।
शेर को बोलते देख नोयर हैरान रह जाता है और उसकी बात ध्यान से सुनने लगता है। शेर अपना नाम टिग्रिसन बताता है और कहता है कि अगर नोयर किसी को ढूंढने में उसकी मदद कर दे तो बदले में वो उसे डंजन की 6ठी मंजिल तक पहुंचा देगा। क्यूरियस होकर नोयर मान जाता है और टिग्रिसन की पीठ पर बैठ जाता है। तेजी से डंजन में आगे बढ़ते हुए टिग्रिसन बताता है कि उसका नाम उसके एक दोस्त ने रखा था और उसे इस नाम पर बेहद गर्व है। वो कहता है कि उस दोस्त को ढूंढना ही उसकी सबसे बड़ी चाहत है। टिग्रिसन बताता है कि जब वे डंजन में आए थे तो 5वीं मंजिल पर उसके दोस्त ने उससे रुकने को कहा था और खुद 6ठी मंजिल पर चला गया था, लेकिन तब से पूरे 350 साल बीत चुके हैं और वो दोस्त कभी वापस नहीं लौटा। इतने लंबे समय के बाद भी टिग्रिसन ने ना तो जगह छोड़ी और ना ही उम्मीद। वो आज भी उसी वादे पर टिका रहा। वो बताता है कि उसका दोस्त एक एल्फ था जिनकी सामान्य उम्र करीब 500 साल होती है। टिग्रिसन 5वीं मंजिल पर रुक जाता है और नोयर समझौते का अपना हिस्सा निभाने के लिए 6ठी मंजिल की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है माहौल अचानक बेहद डार्क और डरावना हो जाता है। अचानक कई ज़ॉम्बीज सामने आ जाते हैं और नोयर का पीछा करने लगते हैं। चलते चलते उनके शरीर के हिस्से गिरते जा रहे होते हैं। नोयर किसी तरह दरवाजे से निकलकर राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी सामने आता है और ये बाकी सबसे अलग दिखता है। नोयर को एहसास होता है कि ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि टिग्रिसन का एल्फ दोस्त है। उसे बचाने का फैसला करते हुए नोयर ज़ॉम्बी बनने की प्रक्रिया को खत्म करने के लिए 500 एलपी खर्च करता है और देखते ही देखते एल्फ वापस अपने असली ह्यूमनॉइड रूप में लौट आता है। होश में आते ही नोयर उस एल्फ से बात करता है जिसका नाम बाकल है। अगला सीन दिखाता है कि नोयर बाकल को टिग्रिसन की पूरी कहानी सुना रहा है, कैसे वो शेर 350 साल तक एक ही जगह अपने दोस्त का इंतजार करता रहा। ये सुनकर बाकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने वफादार दोस्त को निराश करने के गिल्ट से टूट जाता है। बाकल बताता है कि उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। एक दिन जब मॉन्स्टर्स ने उस पर हमला किया था तब टिग्रिसन उसकी मदद के लिए आया था। आभार से भरे बाकल ने उससे पूछा था कि क्या वो उसका दोस्त बनना चाहेगा। इतनी सी बात टिग्रिसन के लिए बहुत बड़ी थी क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। बाकल ने ही उसका नाम टिग्रिसन रखा था और वो नाम उसे बेहद पसंद आया। उसी दिन से दोनों इनसेपरेबल बन गए और साथ में अनगिनत एडवेंचर्स किए। अपने बर्ताव पर शर्मिंदा बाकल आखिरकार टिग्रिसन से मिलने का साहस जुटाता है। वापस जाते समय दोनों दोस्त एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। टिग्रिसन अपने दोस्त को स्वस्थ देखकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी बाकल एक कड़वी सच्चाई बताता है कि उसका देश दूसरी जातियों को स्वीकार नहीं करता। ये सुनकर टिग्रिसन समझ जाता है कि अब उनके अलग होने का वक्त आ गया है, क्योंकि बाकल अपने वतन लौटना चाहता है। बाकल को इस बात का गहरा अफसोस होता है कि टिग्रिसन ने उसके इंतजार में अपने जीवन के इतने साल गंवा दिए। आंखों में आंसू लिए वो उससे माफी मांगता है। टिग्रिसन उसे दिलासा देता है और कहता है कि उसके मन में कोई बिटरनेस नहीं है। इसके बाद नोयर पोर्टल खोलकर बाहर जाने की तैयारी करता है ताकि दोनों दोस्तों को अकेले में बात करने का मौका मिल सके। विदा लेते वक्त बाकल टिग्रिसन को अलविदा कहता है और वादा करता है कि मौका मिला तो फिर मिलने आएगा। जाते जाते वो साथ बिताए पुराने दिनों को याद करता है। टिग्रिसन नोयर का धन्यवाद करता है। नोयर पूछता है कि अब वो क्या करेगा। टिग्रिसन मानता है कि उसे अभी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ साफ नहीं है, लेकिन वो वापस 5वीं मंजिल पर लौटने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो वहाँ कुछ ज़रूरी भूल गया है। क्यूरियोसिटी से भरा नोयर भी टिग्रिसन के पीछे पीछे डंजन में वापस चला जाता है। जैसे ही नोयर उसके पास पहुंचता है वो देखता है कि शेर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। टाइगरसन मान लेता है कि वो लंबे समय से इस जुदाई के लिए मेंटली तैयार था, लेकिन जब सच में अलग होने का पल आया तो दर्द फिर भी कम नहीं हुआ। टाइगरसन की भावनाएं देखकर नोयर लुक जाता है। उसे लगता है कि वो इस पेन को पूरी तरह समझ सकता है। अपनों से बिछड़ने का ख्याल ही उसके लिए ऐसा है जैसे अपने ही दिल का कोई हिस्सा खो देना। उसी इमोशनल मोमेंट में नोयर टाइगरसन से पूछता है कि क्या वो उसका दोस्त बनना चाहेगा। ये सुनकर शेर थोड़ा चौंक जाता है और भारी आवाज में पूछता है क्या नोयर सच में सीरियस है। नोयर बिना हिचकिचाए उसे यकीन दिलाता है कि वो बिल्कुल सच्चा है और उसे अपने साथ रहने का इनविटेशन देता है। हल्के मजाकी अंदाज में वो कहता है कि ठंडी डंजन की जमीन पर सोने से बेहतर है घर का वार्म कारपेट। ये सुनकर टाइगरसन की आंखों में चमक आ जाती है और वो नोयर का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, गार्जियन लायन बनकर उसका सच्चा दोस्त। अगले सीन में हम नोयर और टाइगरसन को खुले मैदान में दौड़ते हुए देखते हैं, जहां नोयर शेर की पीठ पर सवार है। तेज हवा उनके चेहरे से टकराती है और उसी पर टाइगरसन को समझ आता है कि उसने बकाल का इतने साल इंतजार क्यों किया था। शायद डेस्टिनी ने उसके लिए कुछ और ही प्लान किया था, एक नया अनोखा दोस्त। नए कॉन्फिडेंस के साथ टाइगरसन नोयर के साथ पूरी रफ्तार में अपने नए घर की ओर बढ़ता है। इधर नोयर और एमा हमेशा की तरह एकेडमी की क्लासेस में पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद मरिया क्लास में आती है और एक बार फिर नोयर का धन्यवाद करती है क्योंकि उसकी वजह से वो जिंदा है। कुछ ही पलों में प्रोफेसर एल्ला एंट्री लेती हैं और अनाउंस करती हैं कि छात्रों की पहली परीक्षा शुरू होने वाली है।
इस टेस्ट में उन्हें अधिकतम 2 हफ्तों के भीतर मॉन्स्टर्स से रेयर मटेरियल्स इकट्ठा करनी होंगी। ये सुनते ही क्लास में हलचल मच जाती है, क्योंकि ये चीजें मार्केट में मिलती ही नहीं। क्लास खत्म होने के बाद नोआर और एमा डिसाइड करते हैं कि वो गिल्ड जाकर लोला से मदद लेंगे। उन्हें लगता है कि शायद वही कोई रास्ता बता सके, लेकिन वहां पहुंचते ही वे देखते हैं कि लोला सारा नाम की एक दूसरी रिसेप्शनिस्ट से तीखी बहस में उलझी हुई है। असल बात यह थी कि सारा पर आरोप था कि वो लोला के एडवेंचरर्स को अपनी तरफ खींच रही थी। गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट का काम एडवेंचरर्स को मैनेज करना होता है, और जितने ज्यादा सक्सेसफुल मिशंस उतने ज्यादा पॉइंट्स और फायदे। लोला गुस्से में सारा पर आरोप लगाती है कि वो चाम से लोगों को बहका रही है। बात बढ़ते बढ़ते ड्यूएल तक पहुंच जाती है। लोला सारा को चुनौती देती है कि देखा जाए कौन ज्यादा पॉइंट्स कमाती है। शर्त यह होती है कि जो जीतेगी वो हारने वाली की एक एडवेंचरर अपने साथ ले जाएगी। इसी बीच लोला नोआर को देखकर साफ साफ कह देती है कि वो उसे अपना एडवेंचरर बनाना चाहती है। उसे भरोसा है कि उसके गाइडेंस में नोआर बहुत ऊपर तक जा सकता है। नोआर अपनी एनालिटिकल विजन से सारा को स्कैन करता है और समझ जाता है कि उसकी सारी एबिलिटीज अट्रैक्शन बेस्ड है। अब नोआर को साफ हो जाता है कि गिल्ड के लड़के उसके पीछे क्यों भागते हैं। एमा और लूना भी ये नोटिस कर लेती हैं कि नोआर का ध्यान कुछ ज्यादा ही भटक रहा है। सारा एक कोल्ड स्माइल के साथ वहां से चली जाती है, बिना किसी पछतावे के। हालांकि नोआर मन ही मन सोचता है कि अगर लोला ड्यूअल हार गई तो सारा उसकी रिसेप्शनिस्ट बन जाएगी। फिर भी वो लोला को भरोसा देता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उससे पहले उन्हें एग्जाम के लिए हाई लेवल मिशंस पूरे करने होंगे। लूना भी साथ चलने की इच्छा जताती है, क्योंकि वो भी फ्री टाइम में एडवेंचरर है। नोआर, लोला और लूना मिलकर मिशंस पूरे करते हैं और जरूरी मटेरियल्स इकट्ठा कर लेते हैं। अगला चैलेंज सबसे खतरनाक होता है, एक ड्रैगन को हराना। नोआर बताता है कि ड्यूक से मिले पैसों का इस्तेमाल वो ड्रैगन फाइट की तैयारी में करेगा। साथ ही वो एमा और लूना के साथ थोड़ा फिजिकल कांटेक्ट रखकर एलपी इकट्ठा करने की भी सोच रहा होता है। टाइगरसन भी उनके साथ उस पहाड़ की ओर जाता है जहां ड्रैगन्स रहते हैं। वहां पहुंचकर नोआर सबसे पास वाले ड्रैगन का पता लगाने के लिए ग्रेट सेज को बुलाता है। सेज बताता है कि ड्रैगन लगभग 665 मीटर दूर है, लेकिन जैसे ही मंत्र खत्म होता है नोआर को जबरदस्त हेडेक शुरू हो जाता है, जो एमा के किस से तुरंत ठीक हो जाता है। लूना ये देखकर हल्की जेलसी महसूस करती है, लेकिन समझ जाती है कि ये जरूरी है। ग्रुप ड्रैगन के आने की उम्मीद में ट्रैप्स लगाता है। नोआर खुद ड्रैगन की गुफा में जाकर उसे जगाने के लिए पत्थर फेंकता है। गुस्से में ड्रैगन उनका पीछा करता है और आखिरकार लगाए गए जाल में फंस जाता है। सब मिलकर भालों से ड्रैगन को मार गिराते हैं। लड़ाई के दौरान नोआर के सिर पर हल्की चोट लग जाती है, जिसे देखकर एमा घबरा जाती है और डर जाती है कि कहीं उसे कुछ न हो जाए। तभी लूना अपनी गन निकालती है और हीलिंग शॉट से उसके घाव ठीक कर देती है। आखिरकार नोआर और उसके साथी ड्रैगन से मिली मटेरियल्स एकेडमी में जमा करते हैं। ये सुनकर कि उन्होंने सच में एक ड्रैगन को मारा है, बाकी छात्र हैरान रह जाते हैं। बाद में वे बचे हुए ड्रैगन के हिस्सों को एडवेंचरर्स गिल्ड लेकर पहुंचते हैं, जहां उन्हें देखकर सब उतने ही शौक में आ जाते हैं। आजकल ड्रैगन का दिखना ही रेयर है और उसे मार गिराना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। इस अचीवमेंट की वजह से लोला को रिसेप्शनिस्ट के तौर पर ढेर सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। लेकिन सारा, जो लोला को हराने का पक्का मन बना चुकी थी, जिद करती है कि अभी सारे पॉइंट्स जोड़कर साफ साफ देखा जाए कि कौन आगे है। लोला की हल्की सी फ्रस्ट्रेशन के बावजूद रिजल्ट यही आता है कि सारा अभी भी फर्स्ट प्लेस पर बनी हुई है। गुस्से में लोला उस पर किसी ना किसी तरह की चीटिंग का आरोप लगा देती है। तभी सारा के पार्टी लीडर बीच में बोलता है और उसका बचाव करते हुए कहता है कि उसने खुद सारी मटेरियल्स चेक की थी। उसी वक्त सारा की टीम के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं। सबके चेहरे थके हुए, शरीर सुस्त। साफ समझ आ जाता है कि सारा उन्हें भारी रिवॉर्ड्स का लालच देकर हद से ज़्यादा ग्राइंड करवा रही है। इसके बाद लोला नोआर को एक अलग रूम में ले जाती है। वहां वो अचानक अपना टॉप उतार देती है और नोआर को कुछ कूपन्स देती है, जिनसे वो उसे जहां चाहे छू सकता है। ये कूपन्स कभी भी यूज़ किए जा सकते हैं। इस ऑफर से नोआर एकदम एक्साइट हो जाता है और बिना देर किए उन्हें इस्तेमाल करने का फैसला करता है। लोला धीरे से नोआर को लिटाती है, उसकी आंखें ढकती है और उसे आराम देती है। वो अपने एडवेंचरर्स को सपोर्ट देने और उन्हें मिशन के लिए ताकत देने की अपनी चाह जाहिर करती है। नोआर उसे भरोसा देता है कि जब भी लोला को ज़रूरत होगी वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। इसके बाद नोआर अपनी टीचर ओलिविया से कांटेक्ट करता है और बताता है कि लोला को सारा के खिलाफ कंपटीशन जिताने के लिए उसे कुछ रेयर मटेरियल्स चाहिए। ओलिविया उसे बताती है कि ये चीज़ें डंजन की 7th फ्लोर पर मिल सकती हैं। हालांकि वहाँ के मॉन्स्टर्स बेहद डेंजरस हैं, इसलिए ओलिविया उसे नई पावर्स हासिल करने की सलाह देती है। वो फायर, वाटर और लाइटनिंग को कंट्रोल करना सीखने को कहती है। पॉसिबिलिटीज सुनकर नोआर एक्साइट हो जाता है और इन पावर्स को लेने का फैसला करता है, जिसके बदले वो ओलिविया के कुछ ट्रेट्स सैक्रिफाइस करता है।
ओलिविया मैजिकल फ्यूजन की अहमियत समझाती है, जिससे नुआर अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन कर सकता है। नुआर अपनी मैजिकल फ्यूजन एबिलिटीज को ज़ॉम्बीज के ग्रुप पर टेस्ट करता है। उन्हें हराने के बाद उसे महसूस होता है कि उसकी पावर पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो 7th फ्लोर की एक्सप्लोरेशन शुरू करता है और वहाँ एक घना जंगल देखकर चौंक जाता है। नुआर को एक लड़की पेड़ पर बैठी दिखती है। आसपास नजर डालते हुए वो देखता है कि एग्रेसिव वुल्व्स का एक झुंड अपना शिकार खा रहा है। उनकी स्ट्रेंथ एनालाइज करने पर उसे एहसास होता है कि ये वुल्व्स उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं, इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए पीछे हट जाता है। कुछ देर बाद वही लड़की पेड़ से उतरकर नुआर के पास आती है और उसकी मौजूदगी के लिए थैंक्स कहती है। नुआर उसकी शक्ल देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल यंग एमा जैसी लगती है। लड़की कहती है कि अगर नुआर उसकी मदद करे तो वो उसकी कोई भी विश पूरी करने को तैयार है। वो खुद को डोरा यानी जंगल और पेड़ों की आत्मा ड्रायड बताती है। डोरा समझाती है कि अपनी जड़ों के जरिए वो पूरे फॉरेस्ट में होने वाली हर चीज़ महसूस कर सकती है, और नुआर के आते ही उसे उसकी पावर्स का अंदाज़ा हो गया था। वो मान लेती है कि उसने जानबूझकर ऐसा रूप चुना क्योंकि उसे लगा नुआर को ये पसंद आएगा। नुआर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और साफ कहता है कि उसे बहुत छोटी लड़कियों में कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है। डोरा उससे एक मॉन्स्टर को हराने में मदद मांगती है, जो उसकी माना को सक कर रहा है और उसे कमज़ोर बना रहा है। बदले में वो 2 ट्रेजर चेस्ट्स का रास्ता बताने और उसे 8th फ्लोर तक पहुंचाने का वादा करती है। नुआर घबराते हुए उस मॉन्स्टर के बारे में और डिटेल्स पूछता है और अपनी कावर्डिस भी मान लेता है। आखिरकार नुआर और डोरा उस विशाल पेड़ तक पहुंचते हैं जो डोरा का असली शरीर है। वहां डोरा बताती है कि उसे नुकसान पहुंचाने वाला मॉन्स्टर एक म्यूटेटेड गोल्डन बी है, जो उसके बॉडी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रही है। जब नुआर बी की एबिलिटीज एनालाइज करता है तो डर से भर जाता है। ये क्रीचर उसकी करंट पावर से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। दिल तोड़ देने वाले पल में वो देखता है कि बी डोरा के बॉडी से एनर्जी खींच रही है और डोरा दर्द से कराहते हुए गिर जाती है। अपनी जान बचाने की इंस्टिंक्ट और डोरा की हालत देखकर नुआर पहले मना कर देता है कि वो किसी स्ट्रेंजर के लिए अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालेगा, भले ही डोरा का शरीर बुरी तरह टूट रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसका दिल बदल जाता है। वो कहता है कि वो डोरा को अकेला नहीं छोड़ेगा, खासकर जब वो इतनी तकलीफ में है। फिर भी नुआर खुद को हेल्पलेस और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है। बेबस होकर होंठ दबाते हुए नुआर ओलिविया के पास जाता है और डोरा के साथ हुई पूरी घटना उसे बता देता है। ओलिविया मजाक में उसे टीज करती है और कहती है कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया है। मजाक के बावजूद ओलिविया उसे चेतावनी देती है कि वो इस मामले से दूर रहे, क्योंकि गोल्डन बी जैसे मॉन्स्टर से लड़ना उसके बस का नहीं है। फिर भी नुआर पीछे नहीं हटता। उसकी जिद देखकर ओलिविया मान जाती है और उसे जीतने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका बताती है। नुआर वापस 7th फ्लोर पर लौटता है और डोरा अपनी पावर से गोल्डन बी के नेस्ट का लोकेशन ढूंढ लेती है। नुआर एक रिस्की प्लान बनाता है। वो वुल्फ्स को उस नेस्ट की तरफ ल्योर करना चाहता है, इस उम्मीद में कि वे लड़ाई में उसकी मदद कर सकें। योजना शुरू में पूरी तरह वर्केबल लगती है। भेड़िए नुआर का पीछा करते हुए उसी पेड़ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचते हैं सीन और भी ज्यादा टेंस हो जाता है। मधुमक्खी फिर से डोरा की एनर्जी सक कर रही होती है और डोरा बेहोश होकर गिर जाती है। गुस्से से भरकर नोयर अपनी तलवार से मधुमक्खी पर वार करता है, लेकिन उसके हमले पूरी तरह बेअसर रहते हैं। वो तुरंत बिजली का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, मगर मधुमक्खी बड़ी आसानी से हर अटैक से बच निकलती है। यही नोयर दिमाग बदलता है और एक नई स्ट्रैटेजी बनाता है। वो तय करता है कि भेड़ियों के हमले को सीधे उस गोल्डन बी की तरफ मोड़ देगा, लेकिन किस्मत यहाँ भी साथ नहीं देती। मधुमक्खी भेड़ियों को बिना किसी मुश्किल के हरा देती है और उन्हें मार डालती है। तभी नोयर को ओलिविया की दी हुई सलाह याद आती है। वो अपनी वाटर पावर और लाइटनिंग पावर को एक साथ फ्यूज करके एक जबरदस्त हमला करने की कोशिश करता है। आखिरकार दोनों शक्तियों के इस कॉम्बिनेशन से वो मधुमक्खी को खत्म करने में सफल हो जाता है। इसके बाद नोयर डोरा को अपनी बाहों में उठा लेता है। डोरा उसकी तरफ देखते हुए थकी हुई आवाज में उसके लिए ग्रैटिट्यूड जताती है, लेकिन नोयर बड़ी सादगी से कहता है कि ये जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि सही समय पर सही टीम वर्क का नतीजा थी। फिर डोरा उसे खजाने के संदूकों तक ले जाती है। जब वे दोनों संदूक खोलते हैं तो एक पल के लिए निराशा होती है। अंदर रखी दोनों चीजें टूटी फूटी लगती हैं, लेकिन अपनी एनालिटिकल एबिलिटी से नोयर समझ जाता है कि ये दिखने में डैमेज्ड आइटम्स असल में उसके ग्रुप की लड़कियों को जबरदस्त पावर्स दे सकती हैं। नोयर डोरा से विदा लेता है और वादा करता है कि वापस लौटते वक्त वो उसके लिए कुछ टेस्टी जरूर लाएगा। खजाने से मिली रेयर आइटम्स में से एक नोयर लोला को दे देता है। उसी रात गिल्ड में एक कंपटीशन रखी जाती है, जिसमें यह तय होना होता है कि सबसे ज्यादा कॉइन्स किस रिसेप्शनिस्ट ने इकट्ठे किए हैं। मुकाबला काफी टफ होता है, लेकिन आखिर में लोला बहुत ही छोटे अंतर से जीत जाती है। हालांकि सारा हार मानने वालों में से नहीं थी। वो तुरंत लोला पर चीटिंग का इल्जाम लगा देती है। लोला शांति से जवाब देती है कि बिना प्रूफ के ऐसे आरोपों का कोई मतलब नहीं होता। ये सुनकर सारा एक पल के लिए चुप हो जाती है।
उसे एहसास होता है कि ये वही शब्द हैं जो उसने कभी खुद कहे थे। लोला की उदासी देखकर नॉयर उसे कंफर्टिंग वर्ड्स कहना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही सारा नॉयर को एक कागज थमा देती है। नॉयर खोलकर देखता है, उस पर सारा के घर का पता लिखा होता है। बस यही देखकर लोला में जेलसी भड़क उठती है और वो सारा का पीछा करते हुए उसे पीटने दौड़ पड़ती है। इसके बाद नॉयर डंजन से मिली दूसरी आइटम एम्मा को देता है, जिससे उसकी विंड पावर्स और भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। एम्मा गिफ्ट के लिए थैंक्स तो कहती है, लेकिन नॉयर महसूस करता है कि वो अंदर से काफी सैड लग रही है। तभी एम्मा नॉयर को एक पार्टी का इन्विटेशन देती है। नॉयर इस इन्विटेशन को लेकर हेजिटेंट रहता है। एम्मा उसे मूर्ख कहते हुए बोल देती है कि उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं है। ये कहकर वो गुस्से में वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद नॉयर घर पहुंचता है, जहां उसका पूरा परिवार रो रहा होता है। वे बताते हैं कि उन्हें दुकान के लिए किराए पर कोई जगह नहीं मिल पाई। वजह साफ है, उनकी लो सोशल स्टेटस, क्योंकि वो समाज के सबसे निचले वर्ग से आते हैं। यही कारण था कि नॉयर एम्मा की पार्टी में जाने से डर रहा था। उसे चिंता थी कि लोग उसे किस नजर से देखेंगे, लेकिन फिर वो मन बना लेता है, पार्टी में जाने का फैसला करता है और एक सूट भी खरीदता है। पार्टी में मेहमानों के बीच घुलते मिलते वक्त एम्मा के माता पिता उसके पास आते हैं और उसे देखकर खुशी जताते हैं। एम्मा के पिता डांस की बात छेड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या नॉयर को नृत्य करना आता है। नॉयर थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है कि एम्मा ने बस हल्का सा जिक्र किया था। बात आगे बढ़ने ही वाली थी कि एम्मा वहां आ जाती है। नॉयर उसे देखकर हल्का सा शर्मा जाता है। तभी काउंट सबका ध्यान खींचते हैं और एक सीरियस अनाउंसमेंट करते हैं। उन्हें कुख्यात चोर फैंटम का एक पत्र मिला है। पूरा हॉल डर के माहौल में डूब जाता है। काउंट सबको रीअश्योर करते हैं कि चोर का निशाना सिर्फ उनकी कीमती मरमेड स्टीयर है। वो बताते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी रक्षा सबसे पावरफुल गिल्ड के एडवेंचरर्स करेंगे। इसी दौरान नॉयर की मुलाकात एक ऐसी गिल्ड लड़की से होती है जो उसकी उम्र की होते हुए भी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। थोड़ी देर बाद डांस शुरू होता है और नॉयर घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे नाचना बिल्कुल नहीं आता। उसी वक्त माइक नाम का एक लड़का एम्मा के पास आता है और उसे डांस के लिए इनवाइट करता है, लेकिन एम्मा साफ मना कर देती है। फिर माइक का ध्यान नॉयर पर जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि नॉयर एक बारनेट है, वो नॉयर को डांस बैटल की चुनौती दे देता है। रूल्स साफ होते हैं, दोनों को एम्मा के साथ डांस करने का मौका मिलेगा और अगर माइक जीतता है तो उसे एम्मा के साथ डेट पर जाने का अधिकार होगा। विनर का फैसला ऑडियंस की तालियों से होगा। माइक की डांसिंग स्किल्स देखकर नॉयर समझ जाता है कि मुकाबला आसान नहीं है। वो चुपचाप अपने एलपी का यूज करके अपने डांस स्किल्स को बूस्ट करता है। जब एम्मा के साथ नॉयर की बारी आती है तो पूरा हॉल चौंक जाता है। मेहमान और एम्मा के माता पिता दोनों की केमिस्ट्री और नॉयर की अनएक्सपेक्टेड टैलेंट से जेन्युइनली इंप्रेस्ड हो जाते हैं। उन्हें जोरदार तालियों से चीयर किया जाता है और रात का बेस्ट कपल घोषित कर दिया जाता है। नॉयर और एम्मा जैसे ही चुंबन के करीब आते हैं, तभी अचानक सारी लाइट्स बुझ जाती हैं। माहौल में सन्नाटा छा जाता है और उसी अंधेरे में एक रहस्यमयी फैंटम प्रकट होता है, जो सामने आकर खुलासा करता है कि वो असल में एक नकाबपोश महिला है। वो ना सिर्फ मर्मेड स्टीयर चुराने की अपनी योजना बताती है, बल्कि ये भी साफ कर देती है कि उसका असली टारगेट ड्यूक की बेटी एम्मा है। फैंटम एक स्पेल कास्ट करती है जिससे एम्मा बेहोश हो जाती है और फिर वो नॉयर को जोर से लात मारती है। उसी पल फैंटम का एक साथी कीमती रत्न उठाता है और आसपास के घरों की छतों पर कूदता हुआ भाग निकलता है। इस पूरी केओस के बीच लैला नाम की एक अनुभवी एडवेंचरर नॉयर को चेतावनी देती है कि फैंटम बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक न्यूबी के लिए ये बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन नॉयर किसी भी हालत में एम्मा को वापस लाने पर अड़ा रहता है। मजबूर होकर लैला उसे अपने ग्रुप के साथ चलने देती है, लेकिन सख्त हिदायत देती है कि वो रास्ते में रुकावट ना बने। काफी मशक्कत के बाद ग्रुप फैंटम को पकड़ लेता है और जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फैंटम एक फायरबोल्ट समन करती है जो लैला को आग के घेरे में ले लेता है। तभी नॉयर अपनी एनालिटिकल साइट का इस्तेमाल करता है और लैला की वीकनेस पहचान कर बिजली की शक्ति से फैंटम पर हमला करता है। उसी वक्त लैला फायरबर्ड को खत्म कर देती है और नॉयर दौड़कर बेहोश पड़ी एम्मा के पास पहुंचता है। नॉयर लैला की इंप्रेसिव मार्शल आर्ट स्किल्स की तारीफ करता है। जवाब में लैला बताती है कि उसके माता पिता टॉप क्लास एडवेंचरर्स हैं। वो पढ़ाई के लिए शहर आई थी और उसने म्यू गिल्ड ज्वाइन करने का फैसला किया। नॉयर भी अपना परिचय देता है और बताता है कि वो राइवल गिल्ड ओडिन का सदस्य है। गिल्ड राइवलगी के बावजूद दोनों दोस्त बनने का फैसला करते हैं। तभी म्यू गिल्ड का लीडर सामने आता है, लेकिन नॉयर को उसके बिहेवियर में कुछ अजीब सा महसूस होता है। अचानक वो लीडर नॉयर पर हमला करता है और अपनी ग्रेविटी पावर से नॉयर और लैला दोनों को जकड़ लेता है। उसी पल नॉयर को समझ आ जाता है कि ये आदमी डिस्गाइज में है। वो उस पर पत्थर फेंकता है जिससे उसकी बाली गिर जाती है और उसका असली रूप सामने आ जाता है। वो फैंटम का साथी होता है। वो खुलेआम ऐलान करता है कि वो एम्मा को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। गुस्से में नॉयर साफ कह देता है कि वो एम्मा को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उसके लिए बेहद खास है। तभी एम्मा को होश आता है और वो अपनी विंड पावर से उस आदमी पर हमला करती है। नॉयर भी पूरी ताकत से मुक्का मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद एम्मा के माता पिता और काउंट नॉयर की बहादुरी के लिए उसका आभार जताते हैं। वे बताते हैं कि उसे इनाम दिया जाएगा, जिससे उसकी दुकान के लिए जगह पक्की हो जाएगी। इतना ही नहीं, उस जगह का किराया भी बहुत कम कर दिया जाता है, जिससे उन्हें नॉर्मल रेंट का सिर्फ एक हिस्सा ही देना होगा। नॉयर की माँ और बहन दुकान की डेकोरेशन की प्लानिंग करती हैं, जबकि उसके पिता सफाई का सारा जिम्मा लेते हैं। एम्मा नॉयर को बेरे लगाकर कहती है कि वो भी दुकान के काम में मदद करेगी, लेकिन उनकी नज़दीकी देखकर एलिस को हल्की सी जेलसी महसूस होने लगती है। अगले दिन स्कूल में प्रोफेसर एल्ना लैला का परिचय एक नई स्टूडेंट के रूप में कराती हैं, जो हाल ही में विदेश से आई है।
नॉयर ये देखकर हैरान रह जाता है कि लैला पहले से ही उसे और एमा को जानती है। प्रोफेसर उसे नॉयर और एमा के पास बैठने के लिए कहती है। इससे क्लास के बाकी लड़कों में जलन फैल जाती है क्योंकि नॉयर का एमा और नई लड़की दोनों से क्लोज होना उन्हें चुभता है। बाद में एकेडमी के छात्र एक स्पेशल आउटडोर डे के लिए हॉट स्प्रिंग्स की तैयारी करते हैं। प्रोफेसर एलना बताती हैं कि ये जगह अपनी शांति और नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर है, लेकिन साथ ही वो वार्निंग भी देती हैं कि रास्ते में राक्षसों का सामना हो सकता है। कुछ लड़के खुले में नहाने एमा को देखने के ख्वाब देखने लगते हैं। इस पर एमा और बाकी लड़कियां नॉयर से कहती हैं कि वो पक्का करे कि हॉट स्प्रिंग्स के दौरान कोई लड़का झांक ना सके। जैसे ही ग्रुप आगे बढ़ता है, अचानक एक फेरी प्रकट होती है। उसकी क्यूटनेस देखकर लड़कियां तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं, लेकिन नॉयर अपनी शार्प नज़र से देख लेता है कि उस फेरी के पास मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने और लोगों को धोखा देने की एबिलिटी है। फेरी छात्रों को ये कहकर एक गुफा में ले जाने की कोशिश करती है कि यही हॉट स्प्रिंग्स का शॉर्टकट है। पॉसिबल डेंजर को भांपते हुए नॉयर अपनी तलवार निकाल लेता है। फेरी उससे तलवार नीचे रखने की गुजारिश करती है और वॉयलेंस से डरने का नाटक करती है, लेकिन नॉयर गुफा की दीवारों में बने अनगिनत छेद देख लेता है और फेरी पर आरोप लगाता है कि वो मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल करके उन पर हमला करवाने वाली है। जैसे ही फेरी की असली योजना उजागर होती है, उसका व्यवहार बदल जाता है और उसका ट्रू फॉर्म सामने आ जाता है। दीवारों के छेदों से हथियारों से लैस मॉन्स्टर्स की एक पूरी आर्मी बाहर निकल आती है, लेकिन हॉट स्प्रिंग्स तक पहुंचने की स्ट्रॉन्ग डिजायर से भरे छात्र उन्हें तेजी से हरा देते हैं। इसके बाद प्रोफेसर छात्रों को फिर से सतर्क रहने की सलाह देती हैं क्योंकि कुछ राक्षस फ्रेंडली रूप अपनाकर धोखा दे सकते हैं। खतरे के बावजूद लड़के खुश होते हैं क्योंकि वो अपने डेस्टिनेशन के और करीब पहुंच चुके होते हैं। आखिरकार ग्रुप होटल पहुंचता है, जहां होटल मालिक उन्हें बताता है कि पुरुषों और महिलाओं के स्नानागार अलग अलग हैं। हालांकि कुछ लड़के लड़कियों के नहाने पर नजर रखने की चीप प्लान बनाते हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए वे अपने चेहरे पर नकाब पहन लेते हैं, लेकिन नॉयर साफ मना कर देता है क्योंकि लड़कियों ने उसे अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी सौंपी होती है। लड़के नॉयर पर गद्दारी का आरोप लगाते हैं और उसे घूरते हुए गर्म पानी के झरनों की ओर बढ़ जाते हैं, जहां लड़कियां नहा रही होती हैं। लेकिन तभी प्रोफेसर बीच में आकर मिट्टी की एक मोटी दीवार खड़ी कर देते हैं और सारे लड़के सीधा उसी से टकरा जाते हैं। छात्रों का लीडर गुस्से में प्रोफेसर का सामना करता है और कहता है कि कोई भी उसके रास्ते में नहीं आएगा। तभी नॉयर उस लीडर को पकड़ लेता है, जो रोते हुए बताता है कि उसने अपनी सारी सेविंग्स मांसपेशियां बढ़ाने में लगा दी थीं। जैसे जैसे उसका अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, वो अपने साथियों को नहाते देखने के लिए उठाए गए अपने बेवकूफ़ाना कदमों पर खुद ही कमेंट करने लगता है। नॉयर उसे समझाने की कोशिश करता है, बोलता है कि ये सब बेकार है, लेकिन लीडर उस पर हमला कर देता है। नॉयर उसे जमीन पर पटक देता है और वहीं फाइट खत्म हो जाती है। इसी बीच एक और सहपाठी चुपके से लड़कियों के बाथरूम में घुसने की कोशिश करता है। नॉयर उसे रोकने के लिए तुरंत उसके पीछे दौड़ता है। लड़का काफी तेज होता है और नॉयर के साथ ही पूल एरिया में पहुंच जाता है। आंखें बंद करते हुए नॉयर लड़कियों को पानी से बाहर आने के लिए कहता है, ये सोचकर कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने होंगे, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है उसे शॉक लगता है। सभी लड़कियां पूरी तरह कपड़ों में होती हैं। असल में प्रोफेसर एलना ने पहले ही उन्हें कपड़े ना उतारने का आदेश दिया था। ये पूरा सीन एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि नॉयर लड़कों के साथ मिलकर गलत काम करता है या नहीं। सबको रोकने में अपनी सारी एनर्जी झोंक देने के बाद थकान और तनाव से नॉयर वहीं पानी में बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने क्लासमेट्स के साथ हॉट स्प्रिंग्स में पाता है। प्रोफेसर उसके पास आती हैं और उसे कमर पर तौलिया बांधने और आंखें ढकने का निर्देश देती हैं। वो उसे काम करते हुए कहती हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि सारे लड़कों को बंद कर दिया गया है। लड़कों की स्पाइंग रोकने के रिवॉर्ड के तौर पर प्रोफेसर नॉयर को लड़कियों के साथ नहाने की इजाजत दे देती हैं। चारों तरफ लड़कियों के स्पर्श से घिरा नॉयर महसूस करता है कि उसके लाइफ पॉइंट्स अचानक 10,000 से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। ट्रिप से लौटने के बाद लड़कियां नॉयर के नए स्टोर की ओपनिंग में उसकी मदद करती हैं। दुकान के नाम पर चर्चा होती है और आखिरकार टाइगरसन के सुझाए नाम स्टाडिया ऑडिटीज पर सब सहमत होते हैं। उन्हें लगता है कि ये नाम उनके फैमिली सरनेम के साथ परफेक्टली मैच करता है। नॉयर के माता पिता और बहन फ्लायर्स बांटते हुए दुकान पर पहुंचते हैं। वे बताते हैं कि टाइगरसन भी पूरे जोश से प्रमोशन कर रहा है। धीरे धीरे कई कस्टमर्स दुकान में आने लगते हैं और बिकने वाली चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिससे माहौल काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। नॉयर कुछ पल रुककर सोचता है और मानता है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है वो उसकी टीचर ओलिविया की वजह से है। वो उससे मिलने का फैसला करता है, उसे आज़ाद कराने और उसकी चेन्स तोड़ने के इरादे से। लेकिन ओलिविया उसे कहती है कि उसे बचाने की चिंता ना करे। नॉयर जिद पर अड़ जाता है और ग्रेट सेज से प्रार्थना करता है कि बिना नुकसान पहुंचाए ओलिविया की बेड़ियां तोड़ने का तरीका बताया जाए। ग्रेट सेज उसे बताता है कि इसका क्लू उसे डंजन की 15th फ्लोर पर मिलेगा। नॉयर तुरंत डंजन की ओर निकल पड़ता है, लेकिन 14th मंजिल पर उसे एक मुश्किल परीक्षा मिलती है। 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता 2 लोगों के लिए है जबकि दूसरा सिर्फ एक इंसान के लिए। नॉयर अकेले वाले रास्ते को चुनता है। इस परीक्षा में एक बेहद संकरे रास्ते से गुजरना होता है, जहां गिरते ही नुकीले कांटे शरीर को भेद देंगे। सबसे बड़ी बात यह कि उसे अपनी पावर्स यूज करने की अनुमति भी नहीं होती। ये समझते हुए कि वो शायद ये टेस्ट पास नहीं कर पाएगा, नॉयर एमा से सलाह लेने का फैसला करता है।
दोनों पार्क में मिलते हैं और नॉयर एमा को डंजन, अपनी पावर्स और ओलिविया को आज़ाद कराने के अपने मजबूत इरादे के बारे में सब कुछ बता देता है। एमा उसे भरोसा दिलाती है कि वो हर कदम पर उसके साथ है और जब भी उसे ज़रूरत होगी वो बिना हिचक उसके भरोसे रह सकता है। नॉयर तय करता है कि वो एमा को टू पीपल पाथ से अपने साथ ले जाएगा। उसे लगता है कि वो संकरे रास्ते की तुलना में थोड़ा सेफर और मैनेजेबल होगा। जैसे ही दोनों एक कमरे में कदम रखते हैं, सामने चाकुओं से लैस कुछ जिन्न आ जाते हैं। गॉब्लिन नॉयर और एमा से अपने हथियार सौंपने और खाने के लिए भोजन देने की मांग करते हैं। अपनी डायमेंशनल पॉकेट की पावर इस्तेमाल करते हुए नॉयर कुकीज़ निकालता है। गॉब्लिन इस तरह के खाने से अनजान होते हैं, लेकिन जैसे ही वे कुकीज़ का स्वाद लेते हैं उनकी आंखें चमक उठती हैं और वे और मांगने लगते हैं। लेकिन इस बार नॉयर चाल चलता है। वो अपनी शक्ति से कुकीज़ में जहर मिला देता है और गॉब्लिन वहीं ढेर हो जाते हैं। आखिरकार दोनों काल कोठरी की 15वीं मंजिल तक पहुंच जाते हैं। एक कमरे में दाखिल होते ही उन्हें ओलिविया जंजीरों में जकड़ी हुई दिखती है। ये देखकर नॉयर चौंक जाता है, क्योंकि उसके मन में सवाल उठता है कि वो इस मंजिल तक आखिर पहुंची कैसे। एमा अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करके जंजीरों को तोड़ देती है, लेकिन जैसे ही एमा ओलिविया के पास पहुंचती है उसे एहसास होता है कि सामने खड़ी महिला असली नहीं है, वो ओलिविया की कॉपी है जिसने उसका रूप धारण कर रखा है। नॉयर की स्टोन बुलेट को कॉपी लात मार के हटा देती है और फिर फायर ड्रैगन पंच से पलटवार करती है, जिससे एमा जमीन पर गिर जाती है। नॉयर हमले की कोशिश करता है, लेकिन कॉपी एक पोर्टल के जरिए भाग निकलती है। नॉयर और एमा असली टीचर ओलिविया के पास लौटते हैं, जो एमा को देखकर हल्की सी जेलसी महसूस करती है। नॉयर दोनों का परिचय कराता है और बताता है कि ओलिविया की एक रेप्लिका मौजूद है। एमा लड़ाई में मदद के लिए ओलिविया से उसकी वीकनेस के बारे में पूछती है। ओलिविया हंसते हुए कहती है कि वो ये बात नहीं बताएगी, क्योंकि एमा का दिल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। फिर वो तुरंत साफ करती है कि वो मजाक कर रही थी और उन्हें भरोसा दिलाती है कि उसके लिए जान जोखिम में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉयर ओलिविया से पूछता है कि जब वो उसके बचाने के लिए कुछ खास नहीं कर पाया, तब भी वो उसके प्रति इतनी दयालु क्यों रही। शहर लौटने पर एमा नॉयर को सलाह देती है कि वो अपने पिता के दोस्त एक हिस्टोरियन से मदद लें। उन्हें उम्मीद है कि ओलिविया की कमजोरी पता चलने से उसकी कॉपी को खत्म किया जा सकेगा। रास्ते में नॉयर की मुलाकात लोला और लूना से होती है, जो उसकी थकान तुरंत समझ जाती हैं। वो उसे मसाज ऑफर करती हैं, जिससे उसका LP अपने आप बढ़ जाता है। अगले दिन लाइब्रेरी में नॉयर को पता चलता है कि कॉपीज को नष्ट करने का एक तरीका सैक्रिफाइस स्किल है। बाहर निकलते हुए वो इस नए स्किल को पाने के लिए 10,000 LP खर्च करने का फैसला करता है। तभी सड़क पर चलते हुए उसका सामना अचानक ओलिविया की कॉपी से हो जाता है। कॉपी साफ कहती है कि वो उसे मारना चाहती है, भले ही इसके लिए उसे असली दुनिया में आना पड़े। वो ये भी कबूल करती है कि उसके पास ओलिविया की सारी शक्तियां हैं और वो असली ओलिविया को लगातार दर्द भी पहुंचा रही है। ये सुनकर नॉयर गुस्से से भर जाता है और बढ़ी हुई ताकत के बदले अपनी बाकी शक्तियों को त्याग कर सैक्रिफाइस स्किल एक्टिव करता है। वो बिजली का जोरदार वार करता है, लेकिन कॉपी आसानी से बच जाती है और अपनी तलवार से उसकी छाती पर हमला कर देती है। धीरे धीरे वो नॉयर के पास आती है अंतिम प्रहार के लिए। उसी पल ओलिविया उसकी पीड़ा महसूस करती है और उससे गुहार लगाती है कि वो वहां न मरे। अचानक ओलिविया को 200 साल पहले की एक याद सताती है। एक लड़का बिल्कुल नॉयर जैसा, जो बार बार उससे मिलने आता था ताकि वो उसकी गुरु बन सके। मना करने के बावजूद उसकी अनवेवरिंग लॉयल्टी ने ओलिविया के दिल में जगह बना ली थी। लेकिन जब उस लड़के की मौत की खबर आई तो ओलिविया टूट गई। वो उसकी लाश देखने दौड़ी और ये जानकर अंदर से बिखर गई कि उसने अपनी ही सीख पर चलते हुए अपनी बहन को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। उसकी कब्र पर बैठकर वो रोती रही, सोचती रही कि काश उसने उसे सिखाया होता तो शायद वो आज जिंदा होता। 200 साल तक काल कोठरी में कैद रहने के बाद ओलिविया की जिंदगी में तब बदलाव आया जब नॉयर सामने आया। गिल्ट से भरी ओलिविया ने पहली ही मुलाकात में उसे शक्तियां दे दी ताकि वही ट्रेजेडी दोबारा ना हो। उसी पल से वो उसकी टीचर बन गई। वर्तमान में लौटते हुए नॉयर खुद को कॉपी के हाथों मौत के बेहद करीब पाता है, लेकिन जैसे ही कॉपी वार करने वाली होती है, एमा बीच में कूदकर एक जोरदार लात मारती है। घायल नॉयर को देखकर लोला और लूना का गुस्सा फूट पड़ता है। लूना उसे स्टेबलाइज करने के लिए इंजेक्शन लगाती है और लैला आकर कहती है कि वो नॉयर को ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ने देगी। वो उसे राइवल भी मानती है और फ्रेंड भी। नॉयर उन्हें कॉपी की असली ताकत के बारे में चेतावनी देता है, फिर भी लड़कियां पीछे हटने को तैयार नहीं होती, क्योंकि नॉयर ने कभी ना कभी उन सभी की मदद की है। वे मिलकर कॉपी पर हमला शुरू कर देती हैं, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि ये कॉपी बेहद ज्यादा पावरफुल है। नॉयर समझ जाता है कि वो पिछले हमले से अभी तक पूरी तरह से उभर नहीं पाया है, क्योंकि कॉपी ने उसके खिलाफ एक खास बेहद खतरनाक एबिलिटी इस्तेमाल की थी। तभी कॉपी एमा के पास पहुंचती है, जो अभी भी जमीन पर गिरी हुई थी। लेकिन तभी लोला कॉपी पर बैरल फेंकना शुरू कर देती है, मगर कॉपी बड़ी आसानी से एक बैरल वापस उसी रफ्तार से लौटा देती है। लोला तुरंत आगे बढ़ती है और लोला व एमा दोनों को हील करने लगती है। इसी बीच नुआर अपनी एडिट स्किल का इस्तेमाल करके कॉपी की तलवार की पावर को डिसेबल कर देता है और लाइला मौका देखकर उस तलवार को तोड़ देती है। पर कहानी यहीं नहीं रुकती।
कॉपी पलटवार में फायर ड्रैगन पंच मारती है जिससे नोआर जमीन पर जा गिरता है। हालात बिगड़ते देख नोआर लूना से लायला को हील करने को कहता है, लेकिन तभी लायला बेहोश हो जाती है क्योंकि कॉपी ने एक ऐसा जादू चला दिया होता है जो सबको डिसेबल कर देता है। एक एक करके सारी लड़कियां उसी स्पेल के असर में आ जाती हैं और लड़ने की हालत में नहीं रहती। कॉपी फिर से नोआर की तरफ आग की एक और लहर छोड़ती है। नोआर को तब एहसास होता है कि कॉपी ने उसकी एबिलिटीज को डिस्टॉर्ट कर दिया है, जिससे उसकी मूवमेंट और रिएक्शन स्लो हो गए हैं। दबाव बढ़ता जाता है। नोआर स्टोन बुलेट से काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉपी उसे वापस उछाल देती है और गोली सीधा उसकी छाती में लगती है। उसी पल नोआर समझ जाता है कि कॉपी की वजह से उसकी सारी पावर्स अनस्टेबल हो चुकी हैं। कॉपी उसे हार मानने के लिए उकसाती है, लेकिन अपनी टीचर को आज़ाद कराने का जो डिटर्मिनेशन उसके अंदर है वही उसे फिर से खड़ा करता है। पूरी हिम्मत जुटाकर नोआर एक बार फिर अपनी सैक्रिफाइस पावर एक्टिवेट करता है और कॉपी पर जबरदस्त हमला करता है। ये पहली बार होता है जब कॉपी को सच में खतरे का एहसास होता है, लेकिन अगले ही पल नोआर को गहरा शॉक लगता है क्योंकि उसका अटैक बेअसर रहता है। कॉपी की स्किन अनरियल लेवल तक सख्त होती है। कॉपी लगातार वार करती है और नोआर को हवा में उछाल देती है। फिर वो अपनी लिमिटलेस एनर्जी से एक विशाल फायर मॉन्स्टर समन कर देती है, जिसे देखकर नोआर भी पल भर के लिए सन्न रह जाता है। वो चीखते हुए नोआर की मौत की कामना करती है और पूरी ताकत उसकी ओर झोंक देती है। उसी निर्णायक पल में नोआर के दिमाग में उन सभी लड़कियों के चेहरे घूम जाते हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपनी सुरक्षा के लिए उस पर भरोसा किया था। उसी भरोसे से ताकत लेकर नोआर उठता है और पूरी ताकत से अपनी तलवार घुमाकर उस ड्रैगन को 2 टुकड़ों में काट देता है। लपटों से घिरी तलवार को वो सीधा कॉपी के सिर में घुसा देता है। तभी सच्चाई सामने आती है। कॉपी का असली रूप दरअसल एक मैजिकल चेन होता है जिसने ओलिविया को कैद कर रखा था। आखिरी बार नोआर को कोसते हुए वो रेप्लिका टूटकर नष्ट हो जाती है। पूरी तरह एग्जॉस्टेड होकर नोआर घुटनों के बल गिर पड़ता है क्योंकि लड़ाई में उसके लगभग सारे एलपी खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन लड़कियां उसे घेरकर गले लगा लेती हैं ताकि उसके पॉइंट्स धीरे धीरे वापस आ सकें। नोआर तुरंत ओलिविया को जकड़े हुए उन जानलेवा चेन्स को तोड़ता है और उनकी ओर दौड़ता है। ओलिविया सैकड़ों सालों की कैद से आज़ाद होकर काल कोठरी से बाहर निकलती है और खुद को एक खुले खेत में पाती है, जहां वो 200 साल बाद पहली बार सूरज उगते हुए देखती है। भावनाओं से भरकर वो नोआर से कहती है कि वो आखिरकार फ्री है। ये सुनते ही नोआर की आंखें भर आती हैं और वो दौड़कर ओलिविया को कसकर गले लगा लेता है। बिल्कुल बच्चे की तरह रोते हुए नोआर पूछता है कि उसने इतने सालों तक अपना दर्द क्यों छुपाए रखा। वो सवाल करता है कि डेथ चेन्स की पीड़ा उसने कभी बताई क्यों नहीं। ओलिविया धीरे से जवाब देती है कि वो नोआर पर कोई बोझ या प्रेशर नहीं डालना चाहती थी। आभार जताते हुए वो उसे धन्यवाद देती है और मानती है कि अगर नोआर ना होता तो वो हमेशा के लिए कैद ही रहती। भावुक नोआर कहता है कि ओलिविया से मिलने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। कुछ दिनों बाद दोनों काल कोठरी के विशाल दरवाजे के सामने खड़े होते हैं और नोआर 15वीं मंजिल को जीतने के बाद और भी स्ट्रॉन्गर बनने की अपनी इच्छा जाहिर करता है। ओलिविया मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर नोआर 100वीं मंजिल पार कर लेता है तो वो भी उसके जितना ही ताकतवर बन सकता है। इतना कहकर ओलिविया बाहर इंतजार करती है जबकि नोआर काल कोठरी के विशाल दरवाजे खोलता है एक और इंटेंस थ्रिलिंग जर्नी शुरू करने के लिए। और इसी के साथ इस सीरीज का सीजन 1 यहाँ एंड होता है। लेकिन यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को भी देख सकते हो।